सो व्हाट्सअप ऑल द लेविकन्स, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से। और हम लोग जो है अब तक क्या-क्या कर चुके हैं, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 यूनिट्स के वन शॉट कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड वहाँ पर मैंने मल्टीपल क्वेश्चन्स आपको कराए हैं, आपके पीवाईक्यूज़ भी कराए हैं और जहाँ न्यूमेरिकल्स की नीड थी वहाँ न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, सारे एल्गोरिदम कराए हैं, एक-एक डायग्राम कराया है। इन शॉर्ट आपको सब कुछ कराया है, तो अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की तैयारी करनी है, आप उस प्लेलिस्ट से जाकर अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो एंड लेट सून आपके जो यूनिट 4 और 5 है उसका भी वन शॉट अपलोड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा भी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसका यूनिट 1 का वन शॉट जो है वो अच्छा खासा लेंथ का वन शॉट जो है, आई गेस 1 आवर 45 मिनट्स का वन शॉट है, वो भी इसी चैनल पर आपका कल येस्टरडे अपलोड हो गया था। और अब हम जा रहे हैं अपलोड करने यूनिट 2 का वन शॉट। तो इस यूनिट 2 के वन शॉट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और देखो, यहाँ पर आप जो चीज़ें पढ़ोगे वो सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं, आप जब इंटरव्यू देते हो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा असेंशियल होता है। जैसे कि आपकी जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, आपकी जावा की मल्टी थ्रेडिंग हो गया कोई भी, ये आपसे इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। इसी तरह से जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, सेमाफोर्स के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी पढ़ लो अच्छे से, तो आपके आगे के लिए भी काम आ जाएँगी। बट ध्यान से पढ़ो, ठीक है? और मैं उसी के हिसाब से ही आपके जो है कंटेंट को लाता हूँ, प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो अब तक हम देख चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, मेरी आपसे शिकायत है। तो क्यों नहीं करते हो यार आप वीडियो को लाइक? पहले तो ये बताओ। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आपका क्या फ़र्ज़ है? आपका फ़र्ज़ है कि आप वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और दूसरा क्या फ़र्ज़ है कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कंटेंट कैसा लगा और आप आगे मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको और कैसा कंटेंट चाहिए। तो वो 2 चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में बताया करो। चैनल को जब वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक किया करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यार आपको करनी पड़ती है। बड़े हो गए हो यार, समझदार हो गए हो, बार-बार बोलने की ज़रूरत मुझे नहीं होनी चाहिए। अब यूनिट 2 पे स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 में 3 मेजर जो है आपके सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का, एक है मल्टी थ्रेडिंग का, वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी थ्रेडिंग वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा पोर्शन आपका स्ट्रीम्स का है। अब मैं आपको साथ-साथ ये भी बताते जाऊँगा कि कौन-सा टॉपिक का क्वेश्चन कैसे आएगा, 2 नंबर में आएगा, 7 नंबर में आएगा, तो आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, उनकी अलग से वीडियो भी लाऊँगा, बट साथ-साथ भी आपको बताते चलूँगा ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। तो अब आज की वीडियो को बिना कोई देरी के ना स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आप लिखते हो 40 डिवाइड बाय 0, आप अपने कोड में 40 डिवाइड बाय 0 की कंडीशन लिखते हो, यानी मतलब कोड में ऐसे नहीं लिखोगे ना, कोड में तो आप ऐसे लिखोगे 40 डिवाइड बाय 0, तो क्या आपका कोड चलेगा? मुझे बताओ, क्या आपका कोड चलेगा? नहीं। आप कहोगे ये क्या देगा, एक ये आपको एक एक्सेप्शन देगा, ये आपको एक एरर प्रोड्यूस करके देगा, या यूँ कह लीजिए एक एक्सेप्शन प्रोड्यूस करेगा। और किस तरह की एक्सेप्शन प्रोड्यूस करेगा? बिकॉज़ यहाँ पर हम एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमें एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन दे देगा। यहाँ पर क्या है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। क्या दे देगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आती है। अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो 0 से तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन दे देगा। तो एक्सेप्शन क्या होता है आपका? अब मुझे एक बात बताओ, आपका कोड आपने लिखा होगा, वो चल रहा है, चल रहा है। आपके कोड में जैसे ही जो आपका कंपाइलर जो कंपाइल कर रहा है, उसने जैसे ही ये वाली लाइन रीड करी होगी, उसने ये लाइन रीड करते ही आपका कोड क्या कर दिया? बिल्कुल डिसमिस कर दिया और एक एक्सेप्शन प्रोड्यूस करके दे दी। कौन सी एक्सेप्शन? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, कि आपके कोड में तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन प्रेजेंट है। तो हुआ क्या कि आपका जो एक्सेप्शन है वो क्या होता है, कोई भी ऐसा इवेंट होता है, इसको आप क्या कहोगे 40 डिवाइड बाय 0 को, इसको आप कहोगे इवेंट। क्या कहोगे? इवेंट। तो ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसा कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट या अनवांटेड इवेंट जो क्या करे, आपके प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक कर दे या आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले रोक दे, डिस्टर्ब कर दे, डिसरप्ट कर दे, उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन कोई भी एक ऐसा इवेंट होता है जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को क्या कर दे? डिस्टर्ब कर दे। क्या कर दे? डिस्टर्ब कर दे। और इसी एक्सेप्शन को हैंडल करने का तरीका होता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो यही जो आपकी एक्सेप्शन प्रोड्यूस हुई है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसी को आपको अगर हैंडल करने का जो आपका वे होता है, इसी को हैंडल करने के वे को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग, EH, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आई होप आपको एक्सेप्शन क्या है और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, और एक एग्जांपल भी हमने देख लिया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग एक कोई भी अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जो कि आपके फ्लो ऑफ प्रोग्राम को डिसरप्ट कर देता है, रोक देता है। और एग्जांपल जैसे कि अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में लिखते हो 40 डिवाइड बाय 0, तो ये आपको एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन प्रोड्यूस करके दे देगा। आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आती है। अब आगे की कहानी सुनो, जल्दी जल्दी सुना करो, ठीक है। चीज़ें हर चीज़ समझ में आएंगी, बस बिल्कुल फेथ रखो और आप जल्दी जल्दी सुनते जाओ। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पूरे को। अब मेरी बात सुनो, अगर आप एक्सेप्शन हिरार्की समझो पहले। एक्सेप्शन हिरार्की, एक्सेप्शन हिरार्की में टॉप पर होता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपका पेरेंट होता है। आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो पेरेंट क्लास होता है सभी क्लासेस का इन जावा। मतलब जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं जावा के अंदर, उन सभी क्लासेस का जो पेरेंट क्लास होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इट इज द पेरेंट, इट इज द पेरेंट।
ये इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा, इट इज द ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है आपका थ्रोएबल। क्या आता है आपका? ऑब्जेक्ट के बाद आपका आता है थ्रोएबल। कहानी सुनते जाओ बिल्कुल ढंग से, तब समझ में आएगा। थ्रोएबल, थ्रोएबल क्या होता है? ये पेरेंट क्लास होता है एक्सेप्शन के लिए। इट इज द पेरेंट क्लास बट फॉर एक्सेप्शन। इट इज द पेरेंट क्लास बट फॉर एक्सेप्शन। तो आपकी जो एक्सेप्शन प्रोड्यूस होती है उनके लिए ये पेरेंट क्लास होता है, ठीक है। और ये पेरेंट क्लास होता है फॉर ऑल द क्लासेस इन जावा, ऑल द क्लास जो कि आपकी जावा में होती है। इतनी कहानी समझ में आई? अब थ्रोएबल जो है वो फर्दर हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में। तो हम फर्दर दो पार्ट्स में बांटेंगे। एक पार्ट होगा आपका, वन सेकेंड, एक पार्ट होगा आपका एक्सेप्शन। क्या होगा? एक्सेप्शन। और एक पार्ट होगा आपका एरर। एक होगा आपका एक्सेप्शन और एक पार्ट होगा आपका एरर। अब ये जो आपकी एक्सेप्शन होती है, ये एक्सेप्शन को आप रिकवर कर सकते हो। इस एक्सेप्शन को आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। बट जो आपकी एरर होती है वो रिकवरेबल नहीं होती, दे आर नॉट रिकवरेबल, उनको आप रिकवर नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपकी जो एक्सेप्शन होती है ना, ये जो एक्सेप्शन होती है ये क्यों होती है? ये होती है आपके जो आप प्रोग्राम लिखते हो उसकी वजह से, जो भी आप प्रोग्राम में फॉल्ट वगैरह करते हो उसकी वजह से जो आपकी एक्सेप्शन है वो अकर होती है। और आपका एरर क्यों होता है? एरर होता है सिस्टम रिसोर्सेज की लैक की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्स, ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्स। तो सिस्टम रिसोर्स की कमी की वजह से जो आपका एरर है वो प्रोड्यूस होता है। और एक्सेप्शन प्रोड्यूस होता है जब आपकी कोई प्रोग्राम में दिक्कत हो, ठीक है, जब आपके प्रोग्राम में कोई दिक्कत हो। तो यहाँ तक की कहानी अब आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। अब यहाँ तक की कहानी समझ में आई, तो जो आपका एक्सेप्शन होता है ये फर्दर दो टाइप का होता है। एक होता है आपका कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और एक होता है आपका रन टाइम एक्सेप्शन। क्या होता है? आपका एक्सेप्शन दो तरह का होता है, आपका कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है और आपका रन टाइम एक्सेप्शन होता है। एक आपकी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होगा जो जिसको हम चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, और एक आपका रन टाइम एक्सेप्शन होता है जिसको हम अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला? लेट्स इरेज दिस, ठीक है। फ्लो में समझते हो, आपके दिमाग में एक एक चीज जो है वो फीड होती जाएगी, ठीक है। अब आपका जो एक्सेप्शन पार्ट मैंने बताया आपको, एक्सेप्शन जो होता है आपका वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका कंपाइल टाइम, ठीक है, कंपाइल टाइम यानी ये वो एक्सेप्शन है जो कंपाइलेशन के दौरान आया, और एक होता है आपका रन टाइम, एक होता है आपका रन टाइम। आपका जो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है इसको हम कहते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। क्या कहते हैं? चेक्ड एक्सेप्शन। और जो आपका रन टाइम होता है इसको हम कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। क्या कहते हैं? अनचेक्ड। अब ऐसा क्यों हुआ इसका मतलब भी समझते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि ये जो आपकी एक्सेप्शन हुई ये आपका ड्यूरिंग द कंपाइलेशन क्या हो गई? कंपाइलेशन के दौरान आपका चेक हो गई, कंपाइलेशन के दौरान आपका चेक हो गई। यानी वो एक्सेप्शंस जो कंपाइलर चेक कर देता है, विच कैन बी चेक्ड बाय कंपाइलर, आर कॉल्ड द कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस। और आपकी जो रन टाइम एक्सेप्शंस होती है या फिर आपकी यूं के लिए अनचेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं, वो कंपाइल टाइम पर चेक नहीं होती, वो कंपाइल टाइम पर चेक नहीं होती। तो जो कंपाइल टाइम पे चेक हो जाती है वो होती है आपकी कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस, और जो नहीं हो पाती वो होती है आपकी रन टाइम एक्सेप्शंस या फिर अनचेक्ड एक्सेप्शंस। देखो कितनी बेसिक बेसिक चीजें। अब आपको बेसिक क्लियर हो गया, अब हम थोड़ा फास्ट स्पेस में चलेंगे, ठीक है। तो हमने एक्सेप्शन की हियरार्की पढ़ ली अभी ढंग से, और फिर हमने ये भी समझ लिया कि जो एक्सेप्शंस होते हैं वो रिकवरेबल होते हैं, जबकि आपकी एरर्स होती है वो नॉन रिकवरेबल होते हैं। और जो आपके एक्सेप्शंस होते हैं वो आपके प्रोग्राम की वजह से होते हैं, जबकि आपकी जो एरर है वो सिस्टम रिलेटेड इश्यूज की वजह से होती है। अब आपकी एरर कंपाइल टाइम, रन टाइम, लॉजिकल एरर्स, देखो आप ना किसी का भी क्लासिफिकेशन पे मत जाया करो, क्लासिफिकेशन कैन बी मेनी। एक्सेप्शन आप दो ही पढ़ोगे, एक होगा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, एक होगा आपका रन टाइम एक्सेप्शन। ये चेक्ड अनचेक्ड, कंपाइल टाइम रन टाइम के नाम से नहीं जानोगे, आप जानोगे चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है और अनचेक्ड क्या होती है, उस नाम से जानोगे। और एरर जो होता है वो आपके कंपाइल टाइम, रन टाइम, लॉजिकल एरर्स उस तरह के हो सकते हैं। बट हमारा मेन टारगेट था कि हमें सिर्फ एक्सेप्शन और एरर के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, वो हम देखेंगे। टाइप्स आपको किसके समझने? एक्सेप्शन के। और एक्सेप्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका कंपाइल टाइम और एक होता है आपका रन टाइम। कंपाइल टाइम को हम चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, रन टाइम को हम अनचेक्ड कहते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन वो होते हैं विच आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम, जो कि कंपाइल टाइम पर चेक हो जाते हैं। दोज एक्सेप्शंस विच आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम। एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस वो होते हैं जो कि कंपाइल टाइम पर चेक नहीं होते, और ये रन टाइम यानी कि एग्जीक्यूशन के दौरान अकर हो जाते हैं, ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन अकर होते हैं। अब एक्सेप्शन वर्सेस एरर क्या है? एक्सेप्शन आपके होते हैं प्रोग्रामर की कोड की वजह से, जब उसमें कोई फॉल्ट होता है। एरर होता है सिस्टम रिसोर्सेज की लैक की वजह से। एक्सेप्शंस आपके रिकवरेबल होते हैं, बाय कोड को आप सही कर दो तो आपके रिकवर हो गए, जबकि एरर्स जो होते हैं वो रिकवरेबल नहीं होते। एक्सेप्शंस को प्रोग्रामर हैंडल कर सकते हैं यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच फाइनली अभी आप पढ़ोगे। और जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो एरर्स को हैंडल नहीं कर सकते इफेक्टिवली, क्योंकि एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही देख सकते हैं, ज्यादा नहीं देख सकते उससे आगे, ठीक है, क्योंकि सिस्टम रिसोर्सेज की वजह से प्रॉब्लम हुई है, इसकी वजह से फिर प्रोग्रामर्स ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब ये आपके एक्सेप्शंस की बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। एक्सेप्शंस बहुत तरह के होते हैं, मेजर में मतलब कम चेक्ड और अनचेक्ड दो तरह के होते हैं। फर्दर चेक्ड और अनचेक्ड की बहुत तरह के कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। जैसे आपकी जो चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं इनमें आते हैं आपके आईओ एक्सेप्शंस, जो भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड एक्सेप्शंस होते हैं, एसक्यूएल एक्सेप्शंस,
क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, ये सभी एक्सेप्शंस कौन से आपके, ये सभी एक्सेप्शंस आपके चेक्ड एक्सेप्शंस, कौन से आपके चेक्ड एक्सेप्शंस। और आपके अनचेक्ड एक्सेप्शंस कौन से हो सकते हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना 40 डिवाइड बाय 0 एरिथमेटिक एक्सेप्शन, वो है आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि वो आपका कंपाइलेशन के दौरान चेक नहीं होगा, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वो आपका एक्सेप्शन प्रोड्यूस होगा। Null pointer exception is also a category of unchecked exception. Array index out of bound exception is also a category of the unchecked exception. अब यहाँ से कितने कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहला टू मार्कर एक्सेप्शन वर्सेस एरर। एक्सेप्शन वर्सेस एरर इज अ टू मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन सीधा सकता है डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जांपल और एक्सेप्शन हियरार्की फॉर द कंप्लीट 2 मार्क्स। और आपका आ सकता है चेक्ड और अनचेक्ड के बीच में डिफरेंस 2 मार्क्स। और आइदर आपका पूरा क्लासिफाई करने को कह सकता है चेक्ड अनचेक्ड डेफिनेशन डिफरेंस और पूरा क्लासिफिकेशन तो फॉर अ 7 मार्क्स। अब चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड के बीच हमने डिफरेंसेस ऑलरेडी देख लिए। चेक्ड जो है कंपाइल टाइम पर हैंडल हो जाते हैं, अनचेक्ड नहीं हो पाते। चेक्ड एक्सेप्शन जो होते हैं कंपाइलेशन एरर देते हैं अगर मेथड चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करता है। अनचेक्ड एक्सेप्शन सक्सेसफुली कंपाइल तो हो जाते हैं बट जो है बट बिकॉज जो कंपाइलर उसने एक्सेप्शन जो है कंपाइल टाइम पर तो चेक ही नहीं करा, इसलिए वो एग्जीक्यूशन के दौरान चेक होता है, इसलिए ठीक है। यहाँ पर चेकिंग हो जाती है एक्सेप्शंस की, तो व्हेन द चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई। अनचेक्ड एक्सेप्शंस आकर होते हैं जब भी प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स होती है। अब जब भी हमें हैंडलिंग एक्सेप्शंस, हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे कि हम एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे इस कोड को देखो, हमने एक क्लास बना रखी है मेन और हमारा एक मेथड है, जहाँ पर a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कुछ नहीं असाइन करिए। और हमने लिखा है कि c के अंदर a डिवाइड बाय b की वैल्यू स्टोर हो रही है। a डिवाइड बाय b मतलब 100 डिवाइड बाय 0। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो इस लाइन को लिखते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्सेप्शन। यहाँ पर क्या हो गया आपका एक्सेप्शन प्रोड्यूस हो गया। अब आपका एक्सेप्शन प्रोड्यूस हो चुका है और जैसे ही आपका एक्सेप्शन प्रोड्यूस होता है, आपका जैसे ही एक्सेप्शन आकर होता है, तो जो आपका मेथड होता है जिसमें आपका एक्सेप्शन हुआ है, वो एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। मतलब द मेथड, जैसे आपका मेन मेथड है यहाँ पर, तो मेन मेथड एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी 3 चीजें जो है वो स्टोर होके रहती है। तो जो आपका आपका जैसे ही आपका कोई एक्सेप्शन अकर होता है, व्हेनेवर आपका एक्सेप्शन अकर हुआ, तो आपके एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 चीजें स्टोर होती है। कौन कौन सी? एक होता है आपका एक्सेप्शन का नाम क्या है, आपके एक्सेप्शन का नाम क्या है, जैसे 40 डिवाइड जैसे 100 डिवाइड बाय 0 इट इज एरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का नाम क्या है? एरिथमेटिक एक्सेप्शन। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? और स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस मतलब कि कौन सी लाइन एंड मेथड के अंदर आपका जो एक्सेप्शन है वो प्रोड्यूस हुआ है। तो 3 चीजें मैंने बताई, एक्सेप्शन का नाम, डिस्क्रिप्शन और स्टैक ट्रेस, ये तीनों पार्ट होते हैं आपके एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के। तो जब भी आपका एक्सेप्शन प्रोड्यूस होगा, आपका जो मेथड है जिसके अंदर एक्सेप्शन अकर हुआ है, वो एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एंड विच कंटेन्स 3 पार्ट्स, एक्सेप्शन नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द स्टैक ट्रेस। तो यहीं पर यहाँ पर वही चीजें लिखी है, जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन का नाम आपका 100 डिवाइड बाय 0 इज एन एरिथमेटिक एक्सेप्शन। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बताएगा कि आपकी एक्सेप्शन किस तरह की है, तो यहाँ पर बताएगा डिवाइड बाय 0, ये लिखेगा डिवाइड बाय 0। और स्टैक ट्रेस में जो है कि आपकी कोड की लोकेशन होगी, लाइन नंबर एंड ऑल दैट, तो वो आपकी लोकेशन बताएगा स्टैक ट्रेस। तो ये 3 चीजें होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सेप्शन वर्क कैसे करता है, कि आपका एक्सेप्शन वर्क कैसे करता है। तो देखो, जब भी आपका एक्सेप्शन अकर होगा, तो वो इनसाइड द मेन मेथड तो एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अभी हमने देखा था कि जैसी एक्सेप्शन मिलती है, मेन मेथड क्या करता है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है वो क्या है, वो पास करवा देगा मेन मेथड को टू द जेवीएम। मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन है, वो किसके पास जाएगी, जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन के पास। जावा वर्चुअल मशीन के पास। अब जेवीएम क्या करेगा, अब जेवीएम चेक करेगा कि क्या ये वाली एक्सेप्शन मैं हैंडल करवा रहा हूँ या नहीं, विच मीन्स द जेवीएम विल चेक कि वेदर एक्सेप्शन इज हैंडल्ड बाय द प्रोग्राम और नॉट। क्या एक्सेप्शन हैंडल हो रही है कि नहीं। अगर एक्सेप्शन हैंडल हो रही है, तो जेवीएम क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल के पास क्या कर देगा, सेंड कर देगा। क्या कर देगा, अगर एक्सेप्शन जो है वो हैंडल्ड हो रही है, अगर एक्सेप्शन जो है वो आपकी हैंडल नहीं हो रही है, तो जेवीएम क्या करेगा, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास भेज देगा। और अगर एक्सेप्शन हैंडल हो रही है यूजिंग अ ट्राई कैच ब्लॉक, तो प्रोग्राम जो है वो स्मूथली कंटिन्यू करेगा। तो 2 केस बनते हैं कि जो आपका एक्सेप्शन क्रिएट हुआ उसका ऑब्जेक्ट जो है वो पास करते हैं जेवीएम के पास। जेवीएम चेक करता है कि जो एक्सेप्शन है वो हैंडल हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो कंटिन्यूअसली प्रोग्राम चलता रहेगा, और अगर नहीं हो रही है तो वो जेवीएम पास कर देगा उस एक्सेप्शन को टू द डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, टू द डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन को, उसका नाम क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है और उसकी स्टैक ट्रेस यानी कि उसकी लोकेशन, और देन प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा। एबनॉर्मली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आप एग्जाम में लिख कर आओगे, कि डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा कि जो जो इन्फॉर्मेशन एक्सेप्शन की जो आपको एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट से मिलती है, नेम, डिस्क्रिप्शन और स्टैक ट्रेस, उसको प्रिंट कर देगा और एबनॉर्मली आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। एबनॉर्मली आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह की आपकी कहानी होती है। अब अगर आपको इन एक्सेप्शंस को हैंडल करना है, तो हमारे पास 5 वे होते हैं आपके, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, थ्रो ब्लॉक एंड थ्रोज। तो 5 कीवर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 मार्क्स, अभी स्टार मार्क कर लो। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है 7 नंबर में, कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो है वो बता दो, उसके 5 कीवर्ड्स एक्सप्लेन कर दो। तो ट्राई है आपका, कैच है आपका, फाइनली है आपका, थ्रो है और थ्रोज है। ठीक है, तो ट्राई के अंदर हम हमेशा उस कोड को लिखते हैं विच इज द रिस्की कोड।
ट्राई के अंदर हमेशा उस कोड को लिखते हैं जो कोड जो है जिस लाइन की वजह से हमें पता है कि एक्सेप्शन होने वाला है, जैसे वहां पर अभी हमने पढ़ा 100 डिवाइड बाय 0, तो उस लाइन की वजह से एक्सेप्शन होने वाला था, तो ऐसे एक्सेप्शन प्रोड्यूसिंग लाइन्स यानी कि रिस्की कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डालते हैं। और कैच ब्लॉक के अंदर डालते हैं जो भी हैंडलिंग कोड होता है कि अगर एक्सेप्शन होती है तो उस केस में उसको हैंडल कैसे करना है, फॉर दैट थिंग जो है वो कैच ब्लॉक में एंटर करता है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ट्राई ब्लॉक के अंदर आपका रिस्की कोड जाता है, कैच ब्लॉक के अंदर आपकी हैंडलिंग कोड जाता है। अब जैसे यहाँ पर आपका एक कोड है, अगेन यहाँ पर हमने मेन क्लास ली है, उसके अंदर एक मेन मेथड बनाया है और ट्राई ब्लॉक लिया है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने लिखा है कि इंट ए की वैल्यू 100 से इनिशियलाइज करी, बी की 0 से, एंड सी की कुछ भी नहीं, क्योंकि सी क्या करेगा, सी ए डिवीजन बाय डिवाइडेड बाय बी का रिजल्ट स्टोर करेगा। तो सी क्या स्टोर कर रहा है, सी स्टोर कर रहा है ए डिवाइड बाय बी का रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट स्टोर करेगा कौन, सी। और फिर जब हम इसे प्रिंट करवा देंगे तो सी की वैल्यू प्रिंट होनी है। बट जैसे ही आप ये लाइन लिखते हो आपको पता है ये लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन है आपकी अरिथमेटिक एक्सेप्शन प्रोड्यूसिंग लाइन। तो देखो जो भी रिस्की कोड होता है उसको आपने कहाँ लिखा, ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब कैच ब्लॉक के अंदर आप क्या लिखते हो, कैच ब्लॉक के अंदर आप सबसे पहले तो कैच के साथ पैरेंथेसिस लिखते हो और पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखते हो एक्सेप्शन कौन सी है। तो आपको पता है यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अगर आपको नहीं पता तो आप खाली एक्सेप्शन लिख देना। तो यहाँ पर आपको हमें पता है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो वो लिख दी एंड दिस ई। अब ये क्या करे, आपको क्या करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई। ई क्या करेगा, आपके एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा, ई क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। तो आपका एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन इस ई के अंदर स्टोर है। और एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, तीन इन्फॉर्मेशन होती है, मैंने बताई थी। वीडियो पॉज करके जरा बताना कौन कौन सी होती है। एक तो एक्सेप्शन का नाम होता है, एक डिस्क्रिप्शन होती है और स्टैक ट्रेस। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो है ये पार्ट ऑफ द लाइन, ये वाली पार्ट ऑफ द लाइन प्रिंट कर देगी। और फिर आपने एक और लाइन लिख रखी है कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो एक वार्निंग जाएगी कि आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो इसका आउटपुट कैसा दिखेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट आपको दिख रहा है जावा डॉट लैंग डॉट एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये हो गया एक्सेप्शन का नाम, ये हो गया आपका एक्सेप्शन का नाम जो मैंने बताया था आपको। फिर आया डिवाइड बाय जीरो, ये हो गया आपका एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन। और कौन सी लाइन में हुआ है, वो आता है आपका स्टैक ट्रेस के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या प्रिंट हुई, एक वार्निंग आएगी कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, आप जीरो से डिवीजन नहीं कर सकते, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वो लाइन वाली पार्ट शायद मिसिंग रह गया, बट वो भी आता है, वो स्टैक ट्रेस उसे कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ रही हो। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको यहाँ तक कोड समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये वाला कोड लिख रखा है। अब देखो यहाँ पर ना एक कोड लिख रखा है जहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन एंडिंग का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, यानी कि ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मेन क्लास बनाई, आपका जो है मेथड बनाया वो, और ट्राई के अंदर हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक कोड लिख दिया। ठीक है, कि फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS, मतलब इस फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट न्यू फाइल स्ट्रीम, और जो भी इसके अंदर पास कर दिया हमने टेक्स्ट। अब कैच हमने लगाया जहाँ पर हैंडलिंग कोड, ये रिस्की कोड है और ये आपका हैंडलिंग कोड है। यहाँ पर हमने क्या कराया, सिर्फ ई को प्रिंट करवाया है जो कि इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट दी एक्सेप्शन। और हमने यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिख दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है, ये एक स्टेटमेंट बताएगा कि आपके एक्सेप्शन हैंडल करने की वजह से, यानी कि ट्राई कैच ब्लॉक यूज करने की वजह से आपका कोड अब नॉर्मली नहीं रुका और आपका ये भी आपका आउटपुट में प्रिंट होकर आ जाएगा। देखो अब जब आप इसका आउटपुट देखते हो तो यहाँ पर देखो आउटपुट में आपको दिखेगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन आई है इस लाइन की वजह से कि ये फाइल जो है वो अवेलेबल ही नहीं थी, इसलिए फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और आपका जो भी फाइल का नाम था वगैरह वो चीज प्रिंट हो गई है। बट उसके बाद आप देख रहे हो कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये भी प्रिंट होकर आ रहा है। ये क्यों प्रिंट होकर आ रहा है, क्योंकि आपका जो कोड था वो एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग, कि अगर आप इसको यूज करते हो तो आपका कोड एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होता है। अब मान लो आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगाई होती, लाइक इस कोड में, जैसे आपका ये वाला कोड है, आपका कहाँ गया, हाँ ये वाला कोड है आपका, इस कोड में अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगा रखी, लेट से यहाँ पर आपने देख रहा है ट्राई कैच ब्लॉक कुछ नहीं लगाया, और इस लाइन में क्या आने वाली है, एक्सेप्शन आपको पता है a डिवाइड बाई बी, यानी कि 100 डिवाइड बाई जीरो, ये एक्सेप्शन प्रोड्यूस करेगा। अब आप प्रिंट करवा रहे हो सी को, यानी कि सी की वैल्यू को, और उसके बाद आप हेलो को प्रिंट करवा रहे हो। अब मुझे बताओ हेलो प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट नहीं होगा। तो आप हेलो को प्रिंट नहीं करवा पाओगे, क्यों, क्योंकि आपका जैसे ही ये वाला पार्ट देखेगा ना आपका कोड, वैसे ही वो एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा आपके प्रोग्राम को। और अगर आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया तो आपके उसके आगे का कोई भी पार्ट वो नहीं देखेगा और आपका जो कोड है वो वहीं पर एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा। तो आई होप यहाँ तक की कहानी अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी तक समझाई हैं वही चीज़ें यहाँ पर आ रही। फाइन, बढ़िया। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। इफ नो एक्सेप्शन अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक द कैच ब्लॉक इज स्किप्ड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी है क्या, कि अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन होती ही नहीं है, मुझे एक बात बताओ, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने कोई रिस्की कोड लिखा ही नहीं है तो कैच ब्लॉक तो स्किप हो जाएगी ना, वो थोड़ी एग्जीक्यूट होगी, है ना। तो अगर आपकी ट्राई ब्लॉक में कोई भी ऐसा चीज़ लिखी नहीं है जो आपकी एक्सेप्शन दे, तो आपका जो कैच ब्लॉक है वो स्किप हो जाएगा। आपका कैच ब्लॉक क्या हो जाएगा, आपका कैच ब्लॉक स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसका कोड भी दे रखा है, यहाँ पर कोड में आपको दे रखा है कि ए जो है इंट ए की, देखो सबसे पहले आपका लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्राई ब्लॉक में 1, फिर आप 2 प्रिंट करवा रहे हो, फिर आपने ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 3, फिर आप 3 को प्रिंट करवा रहे हो और आप लिख रहे हो सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी। तो यहाँ पर आपका क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है आपका एक्सेप्शन।
अब यहाँ पर आपका एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर आगे का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा? स्किप। ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पर एक्सेप्शन मिल गया तो आपका आगे का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका आगे का पार्ट जो होगा वो स्किप हो जाएगा। तो कहानी समझ में आई? आपका आगे का पार्ट क्या हो जाने वाला? स्किप। और आपका कोड, आपका जो फ्लो है वो कहाँ चला जाएगा? आपका फ्लो चला जाएगा सीधा एक्सेप्शन कैच ब्लॉक पर, और कैच ब्लॉक पर आने के बाद आपका 6 और आपकी ई और आपका 7 जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आउटपुट क्या आएगा आपका? 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा आपका, हाँ प्रिंट हो जाएगा। क्या आपका 3 भी प्रिंट हो जाएगा? हाँ ये भी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन यहाँ आया तो 1 2 3 प्रिंट हो गए। अब आपका ये वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा और एक्सेप्शन में आपका जो फ्लो है वो आ जाएगा। एक्सेप्शन में 6 प्रिंट होगा आपका, ई यानी कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट का एक्सेप्शन के वो प्रिंट होगा, और आपका 7 प्रिंट होगा, और आपका जो आपका हेलो है वो भी प्रिंट होगा, वो भी प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया यूजिंग द कैच ब्लॉक। अगर आपने ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लिखा होता तो आपका नॉर्मली टर्मिनेट हो जाता। ठीक है, तो आपको ये बात भी यहाँ तक समझ में आ गई होगी, आई होप सो। ठीक है, बढ़िया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक आपको प्रोग्राम दे रखा है कि मेथड टू प्रिंट एक्सेप्शन। अगर आपको एक्सेप्शन को प्रिंट करना है तो उसका क्या मेथड है वो यहाँ पर लिखा है। तो आपने क्लास बना रखी है, आपने एक मेथड बना रखा है, और ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने इंट ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू दे रखी है, और आपने कंडीशन लिखी सी इक्वल्स टू ए बाई बी। अब ए बाई बी यानी कि 100/0, ये क्या है? एक्सेप्शन की कंडीशन, और आप प्रिंट करवा रहे हो सी को। बट आपने कैच ब्लॉक लगाया, एरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा, मतलब ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ई विच इज द ऑब्जेक्ट, एंड ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अब देखो मेरी बात सुनो, दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्रिंट दी एक्सेप्शन। अगर आपको एक्सेप्शन को प्रिंट करना है तो पहला मेथड है कि आप ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लिख दो, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आप क्या लिखो कि आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखो, और आप ई को लिखो डॉट टू स्ट्रिंग, आप टू स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करो। एंड तीसरा तरीका है कि आप गेट मैसेज का इस्तेमाल करो। तो ये 3 तरीके हैं, या तो इधर आप ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लिख दो। अगर आप ये लिख दोगे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको, जो भी आपकी 3 ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका डिस्क्रिप्शन, नाम वगैरह, वो दे देगा। अगर आप ई डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करते हो तो ये स्टैक ट्रेस प्रिंट नहीं करेगा, बाकी दोनों चीज़ें प्रिंट कर देगा, नेम और डिस्क्रिप्शन, बट स्टैक ट्रेस यानी कि कौन सी लाइन में आया वो प्रिंट नहीं करेगा। और अगर आप गेट मैसेज मेथड का इस्तेमाल करते हो तो ये एक्सेप्शन का नाम प्रिंट नहीं करेगा, स्टैक ट्रेस प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ क्या प्रिंट करेगा? आपका डिस्क्रिप्शन प्रिंट करेगा, सिर्फ आपका डिस्क्रिप्शन। तो आई होप आपको ये जो कहानी है वो समझ, जैसे देखो आपने थर्ड वाले में देखा इसने सिर्फ डिस्क्रिप्शन प्रिंट करके दिया, तो ये आपको कहानी जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि इसमें स्टैक ट्रेस तो कहीं है नहीं। आप इस कोड को रन करना अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और आपको दिख जाएगा कौन सी लाइन में कोड आया, कौन सी लाइन में नहीं आया। ये जब आउटपुट हम लोग निकाल रहे थे तो उस टाइम पे हमने उस पार्ट को पेस्ट नहीं करा, उस पार्ट को लिया नहीं। जब हम विजुअल स्टूडियो कोड में इस कोड को रन करके जब आउटपुट निकाला तो वहाँ पर जो लाइन वाला पार्ट था उसको यहाँ पर पेस्ट नहीं करा है। अदरवाइज जब आप विजुअल स्टूडियो कोड में इसको रन करोगे तो यू विल बी गेटिंग दी स्टैक ट्रेस एज वेल, कि कौन सी लाइन पर कोड आपका आ रखा है। तो आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। तो हमने देख लिया कि प्रिंट, स्टैक ट्रेस, स्ट्रिंग और गेट मैसेज का क्या इस्तेमाल है, और वो तीनों। नेक्स्ट आता है आपका फाइनली ब्लॉक। अब देखो फाइनली ब्लॉक की एक स्पेशल बात ये है कि ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है। फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, इट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। ठीक है, चाहे एक्सेप्शन हैंडल हुई है चाहे एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुई है, ये हमेशा रन होगा। और इसके हमेशा रन होने की खासियत ये हो जाती है कि जितने भी आपके रिसोर्स, मान लो आपने कोई भी प्रोसेस थी, उसने कोई रिसोर्स को लिया, अब उसने रिसोर्स को लिया और आपका अनवांटेडली आपकी जो है एक्सेप्शन आई और आपका कोड एबनॉर्मली जो है टर्मिनेट हो गया। तो इन दैट केस अगर आपको उस रिसोर्स को रिलीज करवाना था तो आप उस वाले पर्टिकुलर कोड को फाइनली ब्लॉक में डाल दो। तो क्या होगा? फाइनली ब्लॉक हमेशा जो है चलता है, हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो आप उसकी मदद से रिसोर्स रिलीज या कोई कोड क्लीनअप का काम करना हो, फाइल क्लोज करनी हो जो आपने ओपन करी हो, ये सभी काम जो है वो हम फाइनली ब्लॉक में डालते हैं, क्योंकि ये हमेशा रन करता है चाहे आपकी एक्सेप्शन अगर हुई हो या फिर नहीं। तो ट्राई में आप रिस्की कोड लिखते हो, जो भी हैंडलिंग कोड है वो कैच में लिखते हो, और फाइनली ब्लॉक में जो भी कोड लिखते हो हमेशा रन होता है। इतना सा आपको फर्क जो है पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आई? तो अगर कोई एक्सेप्शन अगर होती है ट्राई ब्लॉक के अंदर तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगी, देन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगी। और अगर कोई एक्सेप्शन होती ही नहीं है तो ट्राई से सीधा फ्लो कहाँ आ जाएगा? फाइनली पर। कैच ब्लॉक जो है वो इग्नोर हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन जैसे अकर नहीं होती, इंट ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 2 है, तो 100 डिवाइड बाई 2 को हम सी के अंदर स्टोर करें तो वैल्यू 50 जो है वो स्टोर हो गई है। मतलब यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो कैच ब्लॉक क्या हो जाएगा? इग्नोर। कैच ब्लॉक हो जाएगा इग्नोर, इसका कोई काम नहीं, सीधा सी की वैल्यू 50 प्रिंट होने के बाद फ्लो जाएगा फाइनली पर, और जो भी फाइनली में होगा वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यानी कि आपका 50 और आई एम फाइनली ब्लॉक यानी कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर कोई एक्सेप्शन अगर होती है केस 2, तो यहाँ पर देखो आपकी जैसे अगर आपने a इक्वल्स टू 100 लिया, b की वैल्यू 0 ली और c की वैल्यू के अंदर आप a डिवाइड बाय b इसको असाइन कर रहे हो, तो आपको पता ही वाली लाइन क्या देगी? एक्सेप्शन, एरिथमेटिक एक्सेप्शन देगी, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो अब आपका फ्लो जाएगा कैच ब्लॉक में। अब कैच ब्लॉक प्रिंट करवा रहा है आपका ई यानी कि ऑब्जेक्ट की डिटेल वो प्रिंट होंगी, फिर आपका फ्लो जाएगा फाइनली ब्लॉक में और आपका आई एम इन फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपका सबसे पहले ये आपका ई की डिटेल्स जो आपके ऑब्जेक्ट की डिटेल एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की वो प्रिंट होंगी ड्यू टू द कैच ब्लॉक, एंड देन फाइनली ब्लॉक के अंदर आई एम इन फाइनली ब्लॉक वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें जो है बहुत ही जो है हमने सिंपल तरीके से करी है, तो आपको अब तक ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको इस कोड का आउटपुट बताना है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा।
तो आपका कोड किस तरह का है? कोड है आपका क्लास मेन है, आपकी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, और यहाँ पर आपको इंट की वैल्यू ए की वैल्यू जो है 10 दे रखी है, और आपकी जो बी है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0, और आपके सी की वैल्यू नहीं दे रखी है, और आपको कह रहा है कि सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी है, सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी है। अच्छा, ये कोड कोई और सा है आई गेस, ये शायद कोई और कोड है ना, इसका आउटपुट अलग लिख रहा है। देखो ये यहाँ पर शायद कोई और कोड था, बट यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट कोई और कोड है आई गेस। ठीक है, तो चलो इसी कोड को देख लेते हैं जो कोड था। आई गेस ये किसी और का आउटपुट है, ये इसका आउटपुट नहीं है। ठीक है, हाँ, तो देखो ये जो भी कोड था इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा। सबसे पहले मेरी बात सुनो, आपका ये वाला पार्ट क्या देगा? एक्सेप्शन देगा। अगर ये वाला पार्ट एक्सेप्शन देगा तो आपका फ्लो जाएगा सीधा फाइनली ब्लॉक पर। हाँ, फाइनली ब्लॉक पे जाएगा, और फाइनली ब्लॉक में क्या लिखा है? फाइनली ब्लॉक में लिखा है कि आई एम इन फाइनली ब्लॉक। तो आपका जो ट्राई ब्लॉक का कोड है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपका ट्राई ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आपका ट्राई ब्लॉक का कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाने वाला है इस केस में भी। तो आपका ये आएगा, और एक चीज़ और प्रिंट होगी क्या? पहले तो ये प्रिंट हो जाएगा, और फिर आपका जो भी एक्सेप्शन है वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी कि आपका एक्सेप्शन आया था थ्रेड मेन में। थ्रेड मेन में आपका एक्सेप्शन आया है, और जो भी तरह की एक्सेप्शन है वो सब प्रिंट हो जाएगा। तो इतना आपका आउटपुट आ जाएगा। ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन है, क्योंकि ये फाइनली ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट नहीं है। जब एक्सेप्शन आ जाती है तो उसके बाद कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता, सिर्फ फाइनली ब्लॉक के अंदर जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आपके आउटपुट में आई एम फाइनली ब्लॉक, और जो भी एक्सेप्शन का पार्ट है वो चीज़ आ जाएगी। तो देखो काफ़ी बेसिक सा है। अब तक आपको ट्राई, कैच ब्लॉक सब समझ में आ गए होंगे। ट्राई रिस्की ब्लॉक होता है, कैच आपका एक्सेप्शन हैंडल करता है, और फाइनली ब्लॉक आपका क्लीन अप कोड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर वही चीज़ें जो है आपकी रिपीटेडली है। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये 7 नंबर में आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। तो आप फाइनल कीवर्ड पढ़ते हो आप यूनिट 1 में, फाइनली आप यहाँ पढ़ते हो फाइनलाइज एक मेथड होता है। तो देखो फाइनल आपका एक कीवर्ड है। क्या है कीवर्ड? आपने लगाए होंगे वेरिएबल्स के साथ, मेथड्स के साथ, क्लासेस के साथ। अगर आपने यूनिट 1 की वीडियो नहीं देखी, उप्स विद जावा का वन शॉट अभी देख कर आओ, वहाँ पर मैंने आपको फाइनली अच्छे से पढ़ाया है, फाइनल ब्लॉक सॉरी फाइनल कीवर्ड अच्छे से पढ़ा है। फाइनली ब्लॉक मैंने अभी यूनिट 2 में अभी पढ़ाया है जस्ट ऊपर आपको। और फाइनलाइज एक मेथड होता है। अब देखो, फाइनल आपका कीवर्ड है, फाइनली आपका ब्लॉक है, और फाइनलाइज आपका मेथड है। फाइनल कीवर्ड आपका वेरिएबल, मेथड, क्लासेस के साथ इस्तेमाल होता है। फाइनली आप ट्राई कैच ब्लॉक के साथ इस्तेमाल करते हो। और फाइनलाइज जब मेथड को ओवर रिटर्न करना होता है फॉर एन ऑब्जेक्ट तब यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ये इनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं लाइक दिस। फाइनल वैल्यू जो होती है उनको आप चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है। और ये जो मेथड है दिस इज कॉल्ड बाय जेवीएम, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन बिफोर गार्बेज कलेक्शन। फाइनल मेथड ओवर रिडेबल नहीं होता, ये भी नहीं होता, बट आपका जो फाइनलाइज मेथड होता है वो ओवर रिडन होता है। नेक्स्ट आपका थ्रो कीवर्ड आता है। जैसे आपने अभी ट्राई कैच फाइनली पढ़े, अब आपका आता है थ्रो। तो थ्रो क्या करता है? थ्रो आपका कोई एक्सेप्शन अगर आपको एक्सप्लिसिटली थ्रो करना है कोड में, मेनली अगर आपको यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस करनी होती है कि यूजर जो है वो थ्रो कर रहा है कोई एक्सेप्शन को, कस्टम एक्सेप्शन है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है, तो उस केस में आपका जो है थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम इस कोड को देखें, जैसे यहाँ पर अगर हम इसको देखें, क्लास मेन और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो यहाँ पर हम थ्रो कर रहे हैं थ्रो, और इसके साथ न्यू कीवर्ड लगता है, तो थ्रो न्यू। फिर एरिथमेटिक एक्सेप्शन, कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो? एरिथमेटिक एक्सेप्शन विच इज डिवाइड बाय 0। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन मैनुअली थ्रो करी जा रही है यूजिंग द थ्रो कीवर्ड। तो यहाँ पर मैनुअली जो है एक्सेप्शन को थ्रो किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको एक पूरा कोड दे रखा है कि आपने लाइक क्लास बनाई यंगर एज एक्सेप्शन, जो कि एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तो आपने क्लास लिखा यंगर एज एक्सेप्शन, जो कि एक्सेप्शन क्लास को आपका एक्सटेंड कर रहा है। अब यंगर एज एक्सेप्शन, और इसके अंदर आपने पास कर दिया स्ट्रिंग मैसेज, तो ये आपका क्या है? कंस्ट्रक्टर बन गया। देखो क्लास का नाम जब सेम होता है तो ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। और आपने लिखा सुपर, अच्छा सुपर कीवर्ड करता है रेफर, क्या करता है? रेफर। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? आपका मैसेज को रेफर कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है ऑफ पेरेंट एक्सेप्शन क्लास, मतलब पेरेंट एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो सुपर जो कीवर्ड है वो रेफरेंस के लिए यूज होता है, रेफर करने के लिए यूज होता है टू द पेरेंट क्लास। ठीक है, इतना सा काम होता है। यहाँ पर ये रेफर कर रहा है यूजिंग द मैसेज। जब आपने यहाँ पर मैसेज की वैल्यू पास करी तो ये क्या कर रहा है? ये कॉल कर रहा है कंस्ट्रक्टर को ऑफ द पेरेंट एक्सेप्शन क्लास। अब यहाँ पर पब्लिक क्लास बनाया वोटिंग, मेन आपका मेथड, और इसके अंदर आपने लिखा स्कैनर एससी न्यू, स्कैनर इनपुट के लिए होता है बेसिकली। स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एंड देन सिस्टम डॉट इन, दिस लाइन इज फॉर टेकिंग इनपुट। तो जब आपको यूजर इनपुट जावा में लिखना हो तो आप ये वाली लाइन को लिखते रिमेंबर। ठीक है, अब मेरी बात समझो। आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड एंटर योर एज, मतलब अपनी एज को एंटर करो, देन इंट एज इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। ये आपका पूरा का पूरा क्या आपका पैटर्न है ऑफ टेकिंग द इनपुट इन जावा। तो आप यूजर इनपुट लेना तो जानती होगी। सबसे पहले आप स्कैनर क्लास लिखते हो, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो एससी, आप जो भी आपको इनपुट लेना है वो लिख दो सिस्टम डॉट आउट में, एंड देन यूजिंग दैट एससी डॉट आप लगाते हो नेक्स्ट, जो भी आपको करना हो, जैसे नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, इस तरह से आप जो है जो भी वैल्यू आपको इनपुट लेनी हो वो इनपुट लेते हो। अब यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में लिखा कि अगर एज की वैल्यू लेस देन 18 है तो आप एक्सेप्शन थ्रो करोगे। अगर एज की वैल्यू 18 से कम है तो यू आर थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, तो आप लिखोगे थ्रो। न्यू कीवर्ड यूज करते हैं हमेशा थ्रो के साथ, रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप थ्रो कर रहे हो एक्सेप्शन यंगर एज एक्सेप्शन, क्या यूज कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो? यंगर एज एक्सेप्शन। एंड इसके अंदर आप लिख रहे हो कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो दिस इज द इफ कंडीशन, एल्स आप वोट सक्सेसफुली कर सकते हो। ये हो गया आपका ट्राई के अंदर का कोड।
और कैच के अंदर आप जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पार्ट है ई डॉट गेट मैसेज उसे आप लिख दोगे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपकी जो एज है वो आपकी इनपुट आप दोगे और जब आप एज इनपुट दोगे बेस्ड ऑन दैट आपका जो है पार्ट जो है वो चेक होगा। अब लेट्स से हम यहाँ पर इनपुट एज दे दी हमने, लेट्स से एक बार 20 दिए, तो मुझे बताओ 20 दोगे तो 20 एज तो 18 से बड़ी है, अगर 20 एज 18 से बड़ी है तो ट्राई ब्लॉक के अंदर एल्स कंडीशन दोगी यू कैन वोट सक्सेसफुली वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फॉर 20 आपका वोट सक्सेसफुली आएगा। बट अगर आप 16 लिखते हो, लेट्स से आपकी एज जो है वो 16 है, कहाँ गए, तो 16 क्या है आपकी एज, लेस देन 16, लेस देन 18, और अगर आपका लेस देन 18 है तो यहाँ पर आपका क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेप्शन, क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन। और जब एक्सेप्शन होता है तो उसको हैंडल कौन करता है, पर कैच ब्लॉक उसको हैंडल करता है। तो आपका बेसिकली पूरा आपका जो है पूरा आपका कोड है, ठीक है, पूरा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कोड हमारे थ्रो कीवर्ड का। अगर नहीं समझ में आया तो एक काम करते हैं, इस कोड को लिखकर भी देख लेते हैं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि ट्राई कैच के तो इजी थे, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट ये है नहीं, ट्रस्ट मी। अभी हम लिखेंगे सारी कंफ्यूजन दूर। अब इसका कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, क्या इम्पोर्ट करेंगे, जावा डॉट यूटिल पैकेज में से स्कैनर क्लास को। इसे क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए हमें करना पड़ता है। अब हम एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास का नाम लेंगे यंगर एज, और यंगर एज एक्सेप्शन। तो हमने एक क्लास बनाई और ये क्लास एक्सटेंड करेगी किस क्लास को, ये एक्सटेंड करेगी दी एक्सेप्शन पेरेंट क्लास को, ये एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए एज ऑफ द क्लास नेम, तो इसका नाम भी यंगर एज एक्सेप्शन ही होगा। और इसके अंदर पास करते हैं स्ट्रिंग मैसेज। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, यूजिंग सुपर कीवर्ड हम रेफर कर रहे होते हैं टू द पेरेंट क्लास, तो इसके अंदर भी हमें मैसेज पास करना होगा। और यहाँ पर हमने सेमीकोलन बनाया एंड वी आर डन विद दिस पोर्शन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैंने गलती से सेमीकोलन लिख दिया, यहाँ पर ये बनेगा ना कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर यार वी आर डन। अब आते हैं अपने मेन क्लास पर, तो पब्लिक क्लास, और यहाँ पर अपनी मेन क्लास बनाते हैं और इस मेन क्लास के अंदर मेन मेथड होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और पैरेंथेसिस, इनसाइड द पैरेंथेसिस यू विल राइट स्ट्रिंग एरे देन आर्ग्स, स्ट्रिंग एरे देन आर्ग्स। और फिर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेंगे इनपुट। इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो स्कैनर इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इनसाइड द पैरेंथेसिस हम लिखते हैं सिस्टम डॉट इन, यानी कि सिस्टम डॉट इनपुट। अब इसके बाद हम एक यूजर को मैसेज देंगे कंसोल पर कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या देंगे मैसेज, उसको मैसेज देंगे कि आप अपनी एज को एंटर कर दो, एंटर, एंटर की सही स्पेलिंग है ना, एंटर योर एज। तो हम यूजर को इनपुट देंगे, मतलब मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि अपनी एज को एंटर करो। अब यूजर जो भी एज को इनपुट देगा उसको हम स्टोर करेंगे एज नाम के वेरिएबल में एंड यूजिंग दी ऑब्जेक्ट क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि इंटीजर टाइप का हमारा जो इनपुट है वो होने वाला है। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी आपको। अब आते हैं ट्राई ब्लॉक पर, और ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं कि इफ़ अगर एज की वैल्यू 18 से कम होती है, एज की वैल्यू इज लेस देन 18 है, तो आप क्या करोगे, आप एक एक्सेप्शन थ्रो करवाओगे। तो थ्रो, और थ्रो के साथ न्यू कीवर्ड यूज होता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो थ्रो न्यू, कौन सी एक्सेप्शन, यंगर एज एक्सेप्शन जो हमने क्रिएट की है, यंगर एज एक्सेप्शन, इसको आप थ्रो करवाओगे और मैसेज क्या प्रिंट होगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अभी हो गया हमारा इफ का पार्ट। अब आते हैं एल्स के पार्ट पर। एल्स अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, अगर ये नहीं होता है तो सिंपली प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कि आप अपना वोट दे सकते हो, अगर आप 18 से बड़े हो तो यू कैन वोट सक्सेसफुली। बढ़िया, तो ये भी हमारा हो गया। अब इफ कंप्लीट हो गया, अब आते हैं हम अपने एल्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने ट्राई ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं और कैच ब्लॉक बनाते हैं, और कैच के साथ पैरेंथेसिस में हमें देनी पड़ती है एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन है, यंगर एज एक्सेप्शन, जो हमने यूजर ने बनाई है। तो ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है जो हमने खुद क्रिएट की है, तो इसलिए हम उसको मेंशन करेंगे। और अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, इसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे ई डॉट गेट मैसेज। तो ये हमें इसकी डिस्क्रिप्शन प्रिंट करके दे देगा, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है। अब इस कोड को रन करवाते हैं, लेट्स सी कोड परफेक्टली रन होता है कि नहीं। कोड एग्जिटेड विद एरर्स। अच्छा हाँ, स्ट्रिंग मैंने स्मॉल लेटर्स में बना दिया है, स्ट्रिंग का हमेशा कैपिटल होता है एस, इस बात का ख्याल रखिएगा। रन करते हैं, तो ये रन हो रहा है और आपका जो है अभी भी एरर है क्या, एरर कांट फाइंड मेन स्ट्रिंग मेथड। अच्छा एक और चीज़, मैंने आपको अभी जब यूनिट 1 पढ़ाया था तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपका जो ऑनलाइन कंपाइलर है वो क्या करता है, वो आपकी जो भी पहली क्लास होता है उसे मेन क्लास समझ लेता है। तो ये यंगर एज एक्सेप्शन क्लास को मेन क्लास समझ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ से और इसको उठा के बस नीचे डाल देंगे, इतना काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक मिनट, इसको इन सबके नीचे डाल देंगे, वरना ये ट्रीट करता है पहली क्लास को एज द मेन क्लास। अगर आप इसी कोड को विजुअल स्टूडियो कोड पे रन करते तो परफेक्टली रन हो जाता। अब ये रन हो गया, हम एज एंटर करते हैं, सबसे पहले 18 से कम की, तो लेट्स से हमने 16 एंटर कर दी। अब अगर हमने यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, सीधा आगे मैसेज कि आप वोट नहीं कर सकते। क्यों ऐसा हुआ, 16 आया होगा, इस ट्राई वाली कंडीशन इसमें चेक हुआ होगा, आप नई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट,
ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और बार इसको रन करके देखते हैं और इस बार हम 18 से ज़्यादा की एज देंगे, तो लेट्स से 24 दे दी, तो अब आ जाएगा यू कैन वोट सक्सेसफुली, जो कि आपका एल्स का पार्ट था। तो हमारा जो कोड है परफेक्टली रन हो रहा है। दैट्स हाउ यू राइट द कोड यूजिंग द थ्रो। अब आगे बढ़ जाते हैं और अब जैसे अभी हमने थ्रो कीवर्ड पढ़ा था, वैसे ही एक और होता है थ्रोज। ठीक है, जैसे अभी थ्रो पढ़ा वैसे ही एक होता है थ्रोज कीवर्ड। एंड थ्रो कीवर्ड जो होता है वो डायरेक्टली यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को थ्रो करने के लिए होता है, और थ्रोज कीवर्ड जो होता है वो डिक्लेयर किया जाता है ये बताने के लिए कि कोई मेथड जो है इट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन, मतलब कोई पर्टिकुलर मेथड एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है, सो द कॉलर ऑफ द मेथड मस्ट हैंडल इट। जैसे यहाँ पर एक कोड, आपका पूरा एक कोड है, एंड यहाँ पर अगर आप इस लाइन को देखो, स्टैटिक वॉइड रीड फाइल थ्रोज एक्सेप्शन, मतलब ये वाला जो मेथड है आपका रीड फाइल, इट कैन थ्रो द एक्सेप्शन। ठीक है, तो अगर आप फाइल रीडर फाइल करके मतलब फाइल रीडर फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल रीडर, एंड आपने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया डॉट टी। ठीक है, आपने ये फाइल का नाम दे दिया, तो यहाँ पर ये आपका इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से बफर्ड रीडर फाइल इनपुट इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर, और यहाँ पे आपने इस वाली फाइल को जो है प्लेस कर दिया। अब आप प्रिंट क्या करवा रहे हो, आप प्रिंट करवा रहे हो फाइल इनपुट, यानी कि दिस डॉट रीड लाइन, यानी कि इसके अंदर जो भी है उसको रीड कर दो, एंड देन आप फाइनली अपनी फाइल को क्लोज कर देते हो। पहले आपने रीड करा और आप उसे अब क्लोज कर रहे हो। जब आप मेन मेथड में आते हो तो यहाँ पर आपके पास ट्राई ब्लॉक है, आपके पास कैच ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक में आप रीड फाइल को कॉल कर रहे हो, रीड फाइल यानी कि वाला मेथड जो है आप कॉल कर रहे हो। एंड अगर ये जो मेथड है इसने एक्सेप्शन थ्रो किया, तो आपका कैच ब्लॉक रहेगा जो कि आईओ एक्सेप्शन होगी, अगर यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्योंकि जो फाइल रीड एंड राइट ऑपरेशन होते हैं वो आईओ एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। तो यू विल बी प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ई। दैट इज हाउ इट इज द कोड इज वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा एक्सेप्शन हैंडल्ड, यहाँ पर लिखा है जावा डॉट आई ओ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पर जो आपको एक्सेप्शन मिल रही है वो मिल रही है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो आपका हो क्या रहा है, आपका जो है कैच ब्लॉक वो एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड वो बता रहा है कि यहाँ पर फाइल नॉट फाउंड नाम की एक्सेप्शन जो है वो हिट हुई है। और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, मतलब ये जो फाइल है ये आपके सिस्टम में जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। तो ये सिस्टम में जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए फाइल नॉट फाउंड नाम की एक्सेप्शन देगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब एक छोटा सा डिफरेंस आता है थ्रो और थ्रोज में, तो आपने समझ ही गए होंगे। थ्रो जो होता है वो एक्चुअली थ्रो करने के लिए एक्सेप्शन यूज होता है, जबकि थ्रोज डिक्लेयर करता है कि कोई मेथड एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। जो थ्रो होता है आपने देखा वो मेथड बॉडी जो है उसके अंदर यूज होता है, जबकि आप थ्रोज को सिग्नेचर्स के अंदर डालते हो। अगर आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी हो तो हमने थ्रोज जो है ये रहा थ्रोज, इसको कहाँ पर लिखा, इसको हमने मेथड सिग्नेचर के अंदर लिखा। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा बाहर हो गया, ये इसके अंदर जाता है। ठीक है, ये थ्रोज कीवर्ड जो इसके अंदर रहता है, तो थ्रोज एक आईओ एक्सेप्शन मतलब इसको आपने सिग्नेचर के साथ लिखना होता है, यानी कि इस पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ के अंदर जो होता है सिग्नेचर है। ठीक है, तो सिंटैक्स ये होता है इसका, मतलब सॉरी मेथड सिग्नेचर के साथ, सॉरी ये इसके अंदर नहीं इसके साथ। तो आपका जो मेथड होता है आपका उसके सिग्नेचर के साथ, यानी कि उसके पैरेंथेसिस के साथ में लिखा जाता है, जबकि जो थ्रो कीवर्ड होता था वो आपको मेथड के अंदर लिखते थे, जबकि इसको मेथड के साथ लिखते हो। तो दैट इज द डिफरेंस। तो ये जो होता है आपका, ये इसका सिंटैक्स थ्रो न्यू एक्सेप्शन कुछ इस तरह होता है, जबकि आपका मेथड के साथ लिखा जाता है। तो ये पूरा डिफरेंस आप रीड कर सकते हो। अब आते हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। सबसे पहले मल्टीटास्किंग समझो। मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीपल टास्क एक साथ करना, जैसे कि अगर आप वीएलसी वर्ड और ब्राउजर को एक साथ रन कर रहे हो। ठीक है, अब मल्टीटास्किंग क्यों, इससे सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, एक बार में सीपीयू जो है वो इंगेज्ड रहता है। अब आपका मल्टीटास्किंग को अचीव करने के दो तरीके होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस आर प्रोसेसिंग एट द सेम टाइम, तो दे आर अल्टीमेटली हिटिंग द कंडीशन ऑफ मल्टीटास्किंग। बट ये चीज तो मल्टी थ्रेडिंग भी कर सकती है, एंड वही हमारा मेन कंसर्न रहेगा फॉर दिस मॉड्यूल। अब यहाँ पे है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब जो एंटायर ओएस है वो कनेक्टेड है मल्टीपल प्रोसेस से, यानी कि देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स। किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करवाने के लिए जो है बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं किसी भी टास्क को करवाने के लिए। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। अब जैसे अगर आपका एक वीएलसी प्लेयर है, आपने उसको ऑन करा, तो यहाँ पर आपका वीडियो भी चल रहा होगा, बाय बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा होगा, एंड काफी सारे प्रोसेसर्स जो है वो हैंडल कर रहे हो। अब आते हैं मल्टी थ्रेडिंग पर। मल्टी थ्रेडिंग मतलब मल्टीपल थ्रेड्स जो है दे आर, थ्रेड्स को हम सब प्रोसेस भी कहते हैं एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम विद इन अ सिंगल प्रोसेस, मतलब एक ही प्रोसेस के अंदर जो है मल्टीपल थ्रेड्स जो है आपकी सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी बताई। ठीक है, तो ऑल हैंडल्ड एज थ्रेड्स अंडर वन प्रोसेस, ये प्रोग्रामिंग लेवल पर यूज होता है। एंड जावा जो है प्री डिफाइंड एपीआई प्रोवाइड करता है फॉर मल्टी थ्रेडिंग। अब ये तो थोड़ी थोड़ी थियरी है, यहाँ पर मेन कंटेंट आता है आपका यहाँ से। अब यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशन दिमाग में रखनी, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग क्या है। तो मल्टी टास्किंग मतलब एक बार में बहुत सारे काम करवाना, सीपीयू की जो है परफॉर्मेंस को ज़्यादा इफेक्टिव करवा पाना, क्योंकि सीपीयू बिजी रहेगा तो हमारे लिए बढ़िया है। और उसको कराने के दो तरीके मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग होते हैं, जहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंस आता है बिटवीन द प्रोसेस एंड द थ्रेड। अब जो प्रोसेस होती है ना, प्रोसेस होता है आपका कोई भी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन।
ठीक है? आपने इस चीज़ को आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने मेरे से पढ़ी है उसको पता होगी डेफिनिशन। प्रोसेस मतलब प्रोग्राम जो एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। और थ्रेड क्या होता है? थ्रेड एक प्रोसेस का ही सब पार्ट होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सब प्रोसेस। अब प्रोसेस हेवी वेट होगा ऑब्वियसली, बट थ्रेड लाइट वेट होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पार्ट है ना इसी प्रोसेस का, तो ये लाइट वेट होगा ऑब्वियसली। प्रोसेस में बहुत सारे स्मॉल टास्क होते हैं एंड जो थ्रेड है वो परफॉर्म करता है पार्ट ऑफ टास्क। प्रोसेस जो होता है इट टेक्स मोर टाइम फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जबकि थ्रेड लेस टाइम लेगा बिकॉज दे आर लाइटर एंड दे आर सब पार्ट। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन टाइम कंज्यूमिंग होता है इन द प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है ना प्रोसेस में, मतलब ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, इनके बीच हो रहा है। बट आपका थ्रेड्स में क्या होता है? इंट्रा, यानी कि इसके अंदर ही बहुत सारे सब टास्क होंगे ना, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन फास्टर होगा एंड इट विल टेक लेस टाइम फॉर इट विल टेक लेस टाइम एंड इट विल बी फास्टर। प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट होती हैं ऑब्वियसली, बट थ्रेड्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं बिकॉज दे आर वर्किंग इंट्रा विद इन दी प्रोसेस, दे आर सब प्रोसेसेस। एंड ये हाई मेमोरी लेगा क्योंकि ये हैवी वेट है एंड दीज आर लेस वेट, तो दे विल कंज्यूम लेस मेमोरी। देखो एकदम लॉजिक बनता जा रहा है एक एक करके, सब कुछ कनेक्टेड है, इनका सेपरेट एड्रेस स्पेस होता है, इनका कोई इनका सेम होता है क्योंकि दे आर प्रेजेंट इंट्रा विद इन द सेम प्रोसेस। थ्रेड को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करो या फिर आप रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करो। अब एक्सटेंड करना थ्रेड क्लास को कैसे करते हैं? आपने कोई क्लास बनाई टेस्ट नाम से और आपने पेरेंट थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करा, तो क्लास टेस्ट एक्सटेंड्स थ्रेड, सिंपल आपने एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करा। अब आप इसके अंदर एक मेथड लिखते हो पब्लिक वॉइड रन, और उसके अंदर जो भी आपको टास्क करवाना है उस टास्क को लिखोगे। अब यहाँ मेन मेथड में आप क्या करोगे? इसी टेस्ट, जो आपका टेस्ट होता है ना क्लास टेस्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे टी एंड विद दिस टी आपका काम होता है टी डॉट स्टार्ट, यानी कि आपके थ्रेड को स्टार्ट करवाना। तो ये आपका पूरा जो है फंक्शनिंग होती है। अब अगर आप रनेबल इंटरफेस की बात करो तो यहाँ क्या करोगे? इंप्लीमेंट, यहाँ पर एक्सटेंड नहीं इंप्लीमेंट करोगे तो आप फिर से क्लास टेस्ट बनाओगे, इंप्लीमेंट करोगे रनेबल को, एक मेथड बनाओगे पब्लिक वॉइड रन, अपना टास्क दोगे जो आपको करवाना है, क्लोज करोगे एंड मेन मेथड में आओगे जहाँ पर आप अपने टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। एंड यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाता है, जब आप एक्सटेंड कर रहे होते हो क्लास को तब आपका ये वाला स्टेप मिसिंग था, बट जब आप रनेबल का इस्तेमाल करते हो इंटरफेस का तब आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वो क्या? कि आप रनेबल ऑब्जेक्ट को पास करते हो इन द थ्रेड क्लास। क्या करते हो? आप रनेबल ऑब्जेक्ट को पास करते हो, यानी कि थ्रेड थ्रेड ये थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया न्यू थ्रेड, और इसके अंदर आप रनेबल का ऑब्जेक्ट पास कर देते हो। जब आप रनेबल इंटरफेस करते हो तो आपको रनेबल ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ता है एंड देन लास्ट लाइन सेम ही रहेगी। यहाँ पर मतलब थ्रेड डॉट स्टार्ट है, वहाँ पे टी डॉट स्टार्ट था। तो दोनों का आपको बस प्रोसेस समझना है कि यहाँ पर हमने क्लास टेस्ट बनाई जो कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रही है, जिसके अंदर मेथड है, एंड इनसाइड द मेथड आप जो टास्क दोगे एग्जीक्यूट होगा। मेन मेथड के अंदर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एंड यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट आप स्टार्ट मेथड को कॉल करोगे, जिससे आपकी जो थ्रेड है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये टी डॉट स्टार्ट मतलब आपकी थ्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप रनेबल इंटरफेस की बात करते हो तो आपका आधा चीज़ें सेम रहती है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, आपको थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है एंड इन दिस आपको पास करना पड़ता है रनेबल का ऑब्जेक्ट विच इज जो आपने क्रिएट करा, एंड देन थ्रेड डॉट स्टार्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने थ्रेड को। लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड को देख लो। सबसे पहले लाइफ साइकिल 5 आपके स्टेट्स होते हैं। सबसे पहले आपका थ्रेड क्रिएट होता है, देन रनेबल स्टेट में जाता है, यानी कि रेडी है रन के लिए, बट उसको सीपीयू चाहिए। अगर आप लोगों ने मेरे साथ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो हमने 2 और 3 दोनों यूनिट में प्रोसेस का पढ़ा था, लाइफ साइकिल बिल्कुल सेम वैसी थ्रेड का है। तो मेरे साथ पढ़ते जाओगे चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी, ठीक है? तो और वीडियो पसंद है तो अभी पहले एक काम करो, वीडियो रोको और लाइक करो पहले। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करो चलो। अभी लाइक का ही ब्रेक है, पहले लाइक करो तभी हम आगे बढ़ेंगे। और कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी आपको, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलो लाइक करो। कर दिया? फिर से पूछ रहा हूँ, करा लाइक? आगे बढ़ते हैं चलो। कर दिए ना? फिर आता है रनिंग स्टेट, मतलब आपका जो है थ्रेड जो है वो रन कर रहा है। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेट से कोई भी तरह का इंटरप्ट वगैरह आता है, तो आपको ब्लॉक या वेटिंग स्टेट में जाना पड़ता है थ्रेड को, एंड अगर थ्रेड रन होकर एग्जीक्यूट होगी तो फाइनली डेड में जाएगी। एट द एंड आपका थ्रेड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे इस डायग्राम को समझो, सबसे पहले आपका न्यू स्टेट है, न्यू से रनेबल में गया। अब रनेबल स्टेट में से रनिंग में जाएगा, बट ईल्ड अगर करवाया तो आपका रनेबल में वापस आ जाएगा। अगर रनिंग हो गई, परफेक्टली एग्जीक्यूशन हो गया, तो डेड स्टेट में जाके खत्म। अदरवाइज यहाँ पर अगर वेट स्लीप ऑपरेशन कॉल हुआ तो सस्पेंड कॉल हुआ तो वेटिंग स्टेट में वेट करेगा। जब उसको नोटिफाई नोटिफाई और रेज्यूमे मिलेगा तो फिर से न्यू स्टेट में जाएगा। समझ में आ गई कहानी? तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ये था आपका थ्रेड का जो है आपका लाइफ साइकिल। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ थ्रेड क्लास के इंपॉर्टेंट मेथड्स की अगर हम बात करें तो वो ये है। वॉइड रन टास्क डेफिनेशन के लिए, स्टार्ट आपको थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए। वॉइड स्लीप अगर आप थ्रेड को पॉज करना चाहते हो, स्लीप मतलब आप उसको कुछ देर के लिए सुला रहे हो। ज्वाइन मतलब वेट करता है थ्रेड कब डाई होगा, मतलब खत्म होने का। D1 क्या होता है? इट इज द बैकग्राउंड थ्रेड। इंटरप्ट क्या होता है? वॉइड इंटरप्ट मेथड और इंटरप्ट द थ्रेड, मतलब किसी थ्रेड को ब्रेक कर देना, इंटरप्ट कर देना, रोक देना, उसके एग्जीक्यूशन को रोक देना। एंड वॉइड सेट प्रायोरिटी जब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं थ्रेड्स। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हूँ। अब देखो थ्रेड प्रायोरिटीज का नाम सुना है, थ्रेड प्रायोरिटीज टॉपिक भी आ गया है। जब भी एक नया थ्रेड क्रिएट होता है तो जो जेवीएम होता है वो उसकी प्रायोरिटी सेट करता है। प्रायोरिटी आर नथिंग बट द नंबर्स एलोकेटेड, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक की होती है प्रायोरिटी, जिसमें आपकी जो मिनिमम प्रायोरिटी होती है वो 1 होती है, आपकी नॉर्मल प्रायोरिटी 5 होती है और आपकी मैक्सिमम प्रायोरिटी 10 होती है।
तो प्रायोरिटी में चीज़ें जो है एग्जीक्यूट होती हैं। तो थ्रेड प्रायोरिटीज़ कुछ नहीं होती, यूनिक नंबर्स होते हैं जो हर एक थ्रेड को एलोकेट किए जाते हैं एंड इसी ऑर्डर में उनका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। अब कौन-कौन से मेथड्स होते हैं थ्रेड प्रायोरिटी में? एक होता है आपका सेट प्रायोरिटी, एक होता है गेट प्रायोरिटी। यहाँ पर आप प्रायोरिटी सेट करते हो, लाइक उनको नंबरिंग प्रोवाइड करते हो, गेट प्रायोरिटी में आप फेच करते हो, रिट्रीव करते हो कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड की प्रायोरिटी 5 रहेगी। यहाँ पर कोड कर रखा है, देखो चेक करने के लिए कि मेन थ्रेड की प्रायोरिटी 5 है कि नहीं। तो लाइक पब्लिक क्लास टेस्ट और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, एंड यहाँ पर हमने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में सीधा लिखा है थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी। हम गेट करना चाहते हैं थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है। तो अगर आप मेन में आकर सीधा आप थ्रेड की करेंट थ्रेड की प्रायोरिटी देखोगे तो हमेशा क्या आएगी, 5 आएगी। अब आप बोथ गेट और सेट मेथड का इस्तेमाल करके अगर कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर गिवन है। क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, एक क्लास आपने बनाई माई थ्रेड नाम से जो कि थ्रेड पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। और फिर आपने लिखा कंस्ट्रक्टर बनाया माई थ्रेड दैट इज हैविंग द सेम नेम एज ऑफ द क्लास। हम समझ चुके हैं कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के साथ सेम होता है। पैरेंथेसिस के अंदर आपने पास करा स्ट्रिंग नेम एंड देन आप सेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो नेम को एंड इनसाइड दिस आप पास कर रहे हो नेम। अब आपने बनाया पब्लिक वॉइड रन नाम का मेथड और उसके अंदर आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड यहाँ पर आपने लिखा गेट नेम प्लस गेट प्रायोरिटी, गेट नेम प्लस गेट प्रायोरिटी। अब आप मेन फंक्शन में आते हो, पब्लिक क्लास मेन मेथड, और यहाँ पर आप करते हो माई थ्रेड T1। इधर देखो माई थ्रेड T1 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड, मतलब आप यूजिंग द क्लास माई थ्रेड, आपने जो माई थ्रेड बनाया था इसकी मदद से आप 3 थ्रेड्स बनाओगे। एक होगा थ्रेड ए, एक होगा थ्रेड बी और एक होगा थ्रेड सी। तो माई थ्रेड T1 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड, एक होगा आपका थ्रेड ए, एक होगा आपका थ्रेड बी और एक होगा आपका थ्रेड सी। तो 3 थ्रेड है। अब तीनों की प्रायोरिटी सेट करोगे कि T1 डॉट सेट प्रायोरिटी 3, लेट्स से T2 डॉट सेट प्रायोरिटी 5 एंड T3 डॉट सेट प्रायोरिटी लेट्स से 8। और तीनों थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए आप सीधा स्टार्ट मेथड लिखोगे तो थ्रेड आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, T3 डॉट स्टार्ट। तो ये हो गया आपका पूरा कोड जो है हमने यहाँ पर लिख लिया, जहाँ पर आप सेट और गेट दोनों का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपको जो है चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारा पूरा कोड, आगे बढ़ते हैं। स्लीप मेथड किस लिए यूज होता है, स्लीप पॉज कर देता है करंट थ्रेड को। अभी हमने देखा कुछ मिली सेकंड्स के लिए, तो मिली सेकंड्स में वैल्यू जाती है। तो अगर आप 1000 लिखते हो मतलब 1 मिली सेकंड के लिए थ्रेड जो है वो स्लीप हो गया। तो उसको लिखने का सिंटेक्स होता है थ्रेड लिखो डॉट स्लीप लिखो एंड पैरेंथेसिस के अंदर मिली सेकंड्स में टाइम एंटर करो। 1000 मतलब 1 सेकंड के लिए पॉज हो जाएगा आपका थ्रेड। जैसे यहाँ पर ये कोड लिख रखा है क्लास माई थ्रेड, हमने क्लास बना ली माई थ्रेड जो कि पेरेंट थ्रेड को एक्सटेंड कर रही है एंड सेम कोड ही है। कंस्ट्रक्टर बनाया, नेम पास करा, सेट करा नेम को नेम, पब्लिक वॉइड एक मेथड बना लिया रन। अब यहाँ पर हमने क्या करा है कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल्स टू 3 आई प्लस प्लस, और यहाँ पे इसके अंदर लिखा है हमने गेट नेम प्लस गेट प्रायोरिटी और प्लस आई। ठीक है, कि ये चीज़ों को प्रिंट करेगा कि उसका नाम कौन सा है थ्रेड का, उसकी प्रायोरिटी कौन सी है और आई की वैल्यू क्या है। उस चीज़ को प्रिंट करके देने के लिए हमने ये लिखा है। अब यहाँ पर हम ट्राई ब्लॉक में डालते हैं कि जब थ्रेड जो है डॉट स्लीप 500 मतलब 0.5 सेकंड्स के लिए जो थ्रेड है वो स्टॉप होगा। और इस ट्राई ब्लॉक अगर यहाँ पर एक्सेप्शन अगर होती है तो उसको कैच करने के लिए इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिख दिया, लेट से इंटरप्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके लिए। तो इस कोड को आप कंप्लीट लिखोगे तो आपका जो आउट आगे देखो। अब हमने अभी तक क्या करा है, कहानी कहाँ तक पहुंची है। सबसे पहले हमने थ्रेड क्रिएट करा जिसने एक्सटेंड करा थ्रेड क्लास को, हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, नेम पास करा, अपना रन मेथड कॉल किया जहाँ पर हमने 3 आइटरेशन के लिए लिखा कि 3 बार जो है आपका पर्टिकुलर थ्रेड जो है वो रन होगा। और वो हर मतलब जैसे उसने आइटरेशन कंप्लीट कर ली तो 0.5 सेकंड का क्या लेगा, ब्रेक लेगा, स्लीप पॉज टाइम लेगा। एंड वो कोड के दौरान अगर कोई इंटरप्ट जनरेट होता है तो उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए हमने कैच के अंदर डाल दिया इंटरप्टेड एक्सेप्शन की। अब पब्लिक क्लास स्लीप विद प्रायोरिटी हो गई आपकी मेन क्लास और ये हो गया आपका मेन मेथड। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माई थ्रेड यानी हमारी क्लास से 2 थ्रेड क्रिएट करें, T1 और एक T2। और T1 का नाम हमने लो प्रायोरिटी रख दिया और T2 का नाम हमने हाई प्रायोरिटी लिख दिया। अब हम सेट कर रहे हैं प्रायोरिटी, तो T1 की प्रायोरिटी हमने दे दी 2 और T2 की दे दी हमने 9 और दोनों को कर दिया स्टार्ट। देखो सेम स्टेप लिख रहे हैं, सेम स्टेप, लिटरली सेम स्टेप। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखो कि ये जो प्रोग्राम होगा 2 थ्रेड बनाएगा जिनकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। हर एक थ्रेड क्या करेगा, 3 टाइम मैसेज को लिखेगा और हर एक मैसेज के बाद थ्रेड जो है वो 0.5 सेकंड्स का क्या लेगा, पॉज लेगा। आफ्टर एवरी मैसेज थ्रेड 0.5 सेकंड्स का क्या लेगा, पॉज लेगा। और जब एक थ्रेड स्लीप कर रहा होगा यानी कि सो रहा होगा तो जो अदर थ्रेड होगा उसको चांस मिल जाएगा रन करने का रिगार्डलेस ऑफ प्रायोरिटी। तो ये फायदा होता है स्लीप मेथड का कि आपका जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम में जो आपका एक थ्रेड है वो रिलैक्स कर रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम में दूसरा थ्रेड को मौका मिल जाता है टू गेट द टू रन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द प्रायोरिटी, रिगार्डलेस ऑफ द प्रायोरिटी। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि मान लो मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो सेम ऑब्जेक्ट को या डेटा को एक्सेस करना चाहती है एट द सेम टाइम। तो अब क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, सेम टाइम पे एक्सेस कर नहीं सकते। देखो ये थोड़ा थोड़ा जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो उसको समझ में आ रहा होगा। वहाँ मैंने बताया था क्रिटिकल सेक्शन में, जैसे एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस करना चाहे तो एक दूसरे का रिकॉर्ड चेंज कर देती है। याद है वहाँ पर रेस कंडीशन बताई थी, तो ये भी कुछ वैसा ही है, इनफैक्ट वही है, ठीक है, जो रेस कंडीशन बताई थी।
तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि केवल एक थ्रेड जो है वो शेयर्ड रिसोर्स का इस्तेमाल करे एट अ टाइम। इससे कंफ्यूजन अवॉइड होगी, डेटा एरर्स अवॉइड होंगे, क्रैशिंग अवॉइड होगी। अब मुझे एक बात बताओ, ए है, बी है, अब मान लो ये ए है, ठीक है, ये मान लो बी है। अब अगर ए ने 50 रुपए हैं ए के पास, बी के पास भी 50 रुपए हैं, अब ए ने बैंक में, अब ए ने बैंक में क्या करा, 30 रुपए और डाल दिए, ठीक है, 30 रुपए और डाल दिए, और ए ने क्या करा, ए ने 50 रुपए अपने और डाल दिए इसमें, ठीक है। तो अब ए के हिसाब से टोटल कितने होने चाहिए, 50, 30, 80, 130 रुपए, बट बी के हिसाब से तो 80 रुपए होने चाहिए ना। तो ये सब कंफ्यूजन वगैरह अवॉइड करने के लिए, डेटा एरर्स अवॉइड करने के लिए जो है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे मेथड लेवल सिंक्रोनाइजेशन होता है, जहाँ पर लाइक हमने मेथड लिख दिया एंड शेयर्ड रिसोर्स ये रहा आपका, और हमने दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। अब ये दोनों थ्रेड जो है वो साइमल्टेनियसली क्या करेंगी, एक्सेस करना चाहेंगे किसको, शेयर्ड रिसोर्स को। बट सिंक्रोनाइजेशन में क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जो आपका पब्लिक वॉइड रन है ना, इस पब्लिक के बाद हम कीवर्ड लिख देंगे सिंक्रोनाइज्ड, और कुछ नहीं करना आपको, सिंक्रोनाइज्ड लिख देना है। अब क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई होगी, यानी कि जब एक थ्रेड रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, तो दूसरा जो है वो अलाउड नहीं है टू एक्सेस द रिसोर्स। ये करने का ये फायदा होता है। और एक होता है ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन। अब मेथड लेवल सिंक्रोनाइजेशन मतलब ये है कि मेथड में आ ही नहीं सकता, बट ब्लॉक लेवल ये होता है कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के आगे आप किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को सिंक्रोनाइज कर देते हो, बाकी उसके नीचे आप कहीं भी जा सकते हो, बाकी चीजें एक्सेस कर सकता है आपका थ्रेड। यहाँ पर हम एंटायर मेथड को सिंक्रोनाइज करने की बजाय सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट को लॉक करते हैं, जैसे आपने सिंक्रोनाइज करके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लॉक कर दिया, तो ये हो गया आपके इसके अंदर का पार्ट जो है वो लॉक्ड पार्ट है, इसको एक बार में सिर्फ एक ही जना एक्सेस कर पाएगा, बट इसके बाद अगर मेथड में और कुछ है तो वहां पर दूसरा थ्रेड भी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो वही था। तो ये इनके कोड है, जैसे मेथड लेवल में आपका क्लास बना दी माई काउंटर, इंट काउंट स्टार्ट कर दिया 0 से। अब आपने एक मेथड बना दिया सिंक्रोनाइज्ड वॉइड इंक्रीमेंट, और ये काउंट प्लस प्लस, अब इसको सिर्फ एक टाइम पे एक जना एक्सेस कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे सिंक्रोनाइज लिख दिया है। अब मेन मेथड में आपने माई काउंटर यानी कि अपनी क्लास जो बनाई थी माई काउंटर नाम की, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सी, एंड एक थ्रेड क्रिएट करा थ्रेड T1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, एंड इसके अंदर आपने पास कर दी, आपने क्या करवाया, थ्रेड T1 डाला, इसके अंदर सी की वैल्यू पास करी, और आपने कंडीशन मेंशन कर दी सी डॉट इंक्रीमेंट। अब सी डॉट इंक्रीमेंट मतलब यू वांट टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर मेथड, तो आप इस मेथड को एक्सेस कर पाओगे एक के बाद एक। तो जैसे थ्रेड T1 है तो ये भी एक्सेस कर लेगा, एंड बाय द टाइम थ्रेड T1 एक्सेस कर पा रहा है, T2 नहीं कर पाएगा, एंड जब थ्रेड T1 फ्री हो जाएगा तब जाके T2 जो है वो एक्सेस कर पाएगा शेयर्ड रिसोर्स को, ठीक है। इस तरह की कहानी होती है। तो आप दोनों को स्टार्ट करवाओगे। और एक चीज और यहाँ पर आपको कंडीशन ये लगानी है, ज्वाइन। ज्वाइन मैंने बताया था कि एक थ्रेड जब डेड हो जाए तभी दूसरा थ्रेड जो है वो, ज्वाइन किस लिए यूज होता है कि एक थ्रेड डेड हो जाए तभी दूसरा थ्रेड क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। तो आप ट्राई ब्लॉक में डाल दो कि T1 डॉट ज्वाइन T2 डॉट ज्वाइन, T1 डॉट ज्वाइन T2 डॉट ज्वाइन। इसका क्या मतलब है कि जैसे T1 डॉट ज्वाइन, जैसे ये थ्रेड डेड हो जाएगा तब आपका T2 को क्या हो जाएगा, मौका मिल जाएगा, और T2 डॉट ज्वाइन मतलब जब T2 थ्रेड डेड हो जाएगा तब T1 को मौका मिल जाएगा। एंड बाय द टाइम अगर इसमें कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको हैंडल करने के लिए आप कैच ब्लॉक लिख सकते हो। एंड फाइनली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आप किसको प्रिंट करवा लोगे, काउंट को, कि सी डॉट काउंट, मतलब सी की मदद से अब फाइनल काउंट क्या आ गया, फाइनल जो आपका काउंट है प्लस प्लस करने के बाद वो क्या आया, तो क्या आया होगा, 2 आया होगा, क्योंकि दो थ्रेड है, पहले एक गई होगी, एक ने इंक्रीमेंट मेथड को कॉल करा होगा, काउंट प्लस प्लस होकर 0 से 1 हुआ होगा, फिर दूसरी थ्रेड गई होगी, उसने रिसोर्स को एक्सेस करा, काउंट प्लस प्लस करा और वैल्यू 2 कर दी, तो आपका फाइनल आउटपुट आ गया होगा 2। अब आता है आपका ब्लॉक लेवल। अब देखो सेम चीजें हैं, ब्लॉक लेवल में बस इतना है, मेथड लेवल में आप मेथड को पूरा कर रहे थे, ब्लॉक लेवल में आप यहाँ क्या करते हो, सिंक्रोनाइज्ड दिस, आपने यहाँ सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लिखा और दिस लिख दिया, मतलब ये पर्टिकुलर पार्ट जो है पोर्शन केवल ये सिंक्रोनाइज्ड है, बाकी इसके नीचे अगर आप कुछ भी लिखते तो उसको एक्सेस कर पाता आपका कोई भी थ्रेड। बाकी सेम कोड है, सेम एज इट इज, और इसका भी आउटपुट क्या आएगा आपका 2 आएगा, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है, वही सेम चीज है। अब इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या है, जब एक थ्रेड जो है वो वेट कर रहा है और अनदर थ्रेड जो है वो सिग्नल दे रहा है कंटिन्यू, मतलब एक थ्रेड जो है वो वेट कर रहा है दूसरे थ्रेड का कि वो कब सिग्नल देगा कि मैं आके काम करूँ। यहाँ पर वेट मेथड होता है, वेट मेथड की अगर कोई थ्रेड कॉल करता है वेट मेथड को, तो वो क्या करता है, करंट थ्रेड को वो क्या करता है, करंट थ्रेड को जो है वो लॉक को रिलीज करवाता है एंड वेट करता है अंटिल अनदर थ्रेड इन्वोक्स द नोटिफाई, मतलब जब तक अनदर थ्रेड जो है वो नोटिफाई या नोटिफाई ऑल मेथड का इस्तेमाल ना करते। तो जैसे ही कोई थ्रेड कॉल करेगा वेट मेथड का, तो इट कॉजेज, तो उससे क्या होगा, करंट थ्रेड जो है वो लॉक को रिलीज करेगा और वेट करेगा जब तक कि उसको नोटिफाई ऑल का ऑप्शन ना मिल जाए, कि दोबारा कंटिन्यू करने का ऑप्शन है, कंटिन्यू ना करने का ऑप्शन ना मिल जाए। नोटिफाई मेथड यूज होता है कि वेकअप करने के लिए किसी सिंगल थ्रेड को, है ना, कि आप एंड रिलीज इज दी ऑब्जेक्ट लॉक, मतलब आपने अपना ऑब्जेक्ट लॉक छोड़ दिया और जिसको आपने कॉल करके रुकवाया था उसको आप नोटिफाई कर रहे हो कि भाई तो अब काम कर ले। और नोटिफाई ऑल मतलब ये मेथड यूज होता है वेकअप करने के लिए सारी जितनी थ्रेड्स आपकी वर्किंग में है सबको। अब जैसे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का एग्जांपल अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो हमने एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पढ़ी थी कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, वेट करता है, प्रोड्यूस करता है, बफर को भरता है और फिर वेट करता है तब तक कंज्यूमर से कंज्यूम करता है, फिर कंज्यूमर जब पूरा खाली हो जाता है तब कंज्यूमर वेट करता है और प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो यही कॉन्सेप्ट में भी इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो रहा था। तो जैसे यहाँ पर आपने क्लास लिख ली शेयर्ड,
और वहाँ पे अपने बूलियन नाम का एक वेरिएबल ले लिया, रेडी, मतलब रेडी नाम का वेरिएबल ले लिया जिसका डेटा टाइप है बूलियन, एंड इसकी वैल्यू कर दी फॉल्स कि अभी रेडी नहीं है। अब आप क्या करोगे, सिंक्रोनाइज्ड लिखोगे, वॉइड प्रोड्यूस। सिंक्रोनाइज्ड क्यों? ताकि सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रहे दोनों के बीच, ठीक है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन तो करे, बट सिंक्रोनाइजेशन में, ताकि एक टाइम पर एक ही जना बफर को एक्सेस कर पाए, जो बफर है, ठीक है। ये शेयर्ड रिसोर्सेज टाइम पे बफर शेयर्ड रिसोर्सेज को एक ही जना एक्सेस कर पाए, इधर प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर। तो आपने लिखा सिंक्रोनाइज्ड वॉइड प्रोड्यूस, ये वाला मेथड। इसके अंदर आपने लिखा प्रोड्यूसर जो है वो डेटा को प्रिपेयर कर रहा है। अब प्रोड्यूसर जैसे ही डेटा को प्रिपेयर करेगा वो रेडी की वैल्यू कर देगा ट्रू। जैसे डेटा हो गया, जैसे बफर बफर उसने प्रोड्यूस करके भर दिया, अब वो रेडी की वैल्यू ट्रू कर देगा, मतलब वो रेडी हो चुका है। और वो प्रिंट कर देगा कि प्रोड्यूसर की डेटा इज रेडी। अब वो नोटिफाई कर रहा है कि डेटा रेडी है, तो यहाँ पर वो नोटिफाई वाला मेथड को कॉल कर देगा। किसको नोटिफाई कर रहा है? ये नोटिफाई कर रहा है अपने कंज्यूमर को कि बफर इज रेडी फॉर डेटा इज फिल्ड, अब आप आके इसको कंज्यूम कर लो। तो ये कंज्यूमर को कॉल करेगा। तो अब हमारा दूसरे मेथड पर विच इज सिंक्रोनाइज्ड वॉइड कंज्यूम। अब कंज्यूम मेथड में क्या होगा कि कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, तो पहले वो मैसेज भेजेगा वेटिंग फॉर डेटा, वो डेटा का वेट करेगा। वाइल लूप चलेगा टिल नॉट रेडी, जब तक रेडी नहीं है। रेडी होने के बाद तो कंडीशन हिट होगी, जब तक रेडी नहीं है तब तक लूप चलेगा। ट्राई का वेट, वो क्या कर रहा है, वेट, वो वेट को कॉल करेगा। और अगर यहाँ पर कोई एक्सेप्शन अगर होती है तो उसके लिए आप क्या करोगे, कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करोगे, जहां पर आपको पता है कि अगर कोई वेट कॉल करते टाइम कोई और बीच में कुछ भी इंटरप्ट आ गए तो उसको हैंडल करने के लिए इंटरप्टेड एक्सेप्शन होती है, तो उसके लिए आप इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई लिख दोगे एंड स्टेटमेंट लिखोगे कि कंज्यूमर जो है वो इंटरप्ट हो गया। अगर ऐसा हो जाए तो तभी ये कॉल होगा, अदरवाइज नहीं। एंड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द ब्लॉक ऑफ ट्राई एंड कैच यू विल प्रिंट दैट कंज्यूमर गॉट द डेटा, मतलब कंज्यूमर को डेटा मिल गया। तो पहले हमने प्रोड्यूसर ब्लॉक बनाया, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा और वैल्यू को ट्रू सेट कर दिया और बता दिया नोटिफाई मेथड से कंज्यूमर को कि अब डेट बफर भर चुका है, आप कंज्यूम कर सकते हो। तो कंज्यूमर जो है वो उसमें लूप लगा हुआ है, वो तब तक वेट करेगा जब तक डेटा रेडी ना हो जाए। जैसे ही डेटा रेडी होगा वो क्या करेगा, वो बता देगा कि डेटा जो है उसने उसको डेटा मिल चुका है। अब मेन क्लास में, मेन मेथड में क्या करोगे आप, शेयर्ड नाम का ऑब्जेक्ट बनाओगे। शेयर्ड नाम का ऑब्जेक्ट क्यों बनाओगे, क्योंकि आपने जो अपनी क्लास रखी थी उसका नाम था शेयर्ड। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो शेयर्ड एस इक्वल्स टू न्यू शेयर्ड, तो ये हो गया एस आपका ऑब्जेक्ट। आप यूज थ्रेड कंज्यूमर, थ्रेड कंज्यूमर की मतलब आप लिखोगे इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, यानी कि थ्रेड कंज्यूमर इक्वल्स टू न्यू थ्रेड। तो ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया, कंज्यूमर का। एंड यहाँ पर आप क्या करोगे, विद योर क्लास, जो आपका क्लास बनाई थी शेयर्ड वाली, आप उसके जो कंज्यूम मेथड है उसको कॉल करोगे। क्या करोगे, कंज्यूम मेथड को कॉल करोगे। तो आप यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट या दिस इंस्टांस, आप इस शेयर्ड क्लास के कंज्यूम मेथड को कॉल कर रहे हो विद इन दी थ्रेड कंज्यूम। एंड थ्रेड प्रोड्यूस में क्या करोगे आप, यूजिंग जो आपका इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, एंड यहाँ पर आप क्या करोगे, ट्राई और लगाओगे ट्राई, और ट्राई में आप क्या लिखोगे कि थ्रेड डॉट स्लीप एंड यहाँ पे लिखोगे 1000। अब ये क्यों करा, आपका जो प्रोड्यूसर है जब तक वो काम कर रहा है तब तक आपका जो है कंज्यूमर वो क्या लेगा, पॉज लेगा। एंड वो पॉज के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, स्लीप मेथड को। दिस इज फॉर द पॉज, मतलब अभी 1 सेकंड के लिए स्लीप कर रहा है। इन दैट केस जो आपको प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा होगा, वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। जहाँ पे आपका कंज्यूमर था उसने कंज्यूम कर रहा था, एंड प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा जैसे ही स्लीप मेथड कॉल होगा। मतलब स्लीप कर रहा होता है जब आपका कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। जब आपका कंज्यूमर ने बफर से डेटा को कंज्यूम कर लिया, इन दैट केस जो आपका प्रोड्यूसर है उसका स्लीप टाइम खत्म हो जाएगा एंड देन वो आपका आगे काम कर पाएगा। जिसको हमने ट्राई ब्लॉक में डाला है इन केस कोई इंटरप्टेड एक्सेप्शन अकर हो जाए, ठीक है। तो आफ्टर दिस एस डॉट प्रोड्यूस, एस क्या करेगा, प्रोड्यूस करना चालू कर देगा, मतलब उसने वेट पॉज लिया एंड देन वो प्रोड्यूस करना उसने चालू कर दिया। अब हमने कंज्यूमर थ्रेड को भी स्टार्ट कर दिया कंज्यूमर डॉट स्टार्ट मेथड से, एंड प्रोड्यूसर थ्रेड को भी स्टार्ट कर दिया प्रोड्यूसर डॉट स्टार्ट मेथड से। तो आपका आउटपुट आ जाएगा कि कंज्यूमर इज वेटिंग फॉर द डेटा, प्रोड्यूसर इज प्रिपेयरिंग द डेटा, फिर डेटा इज रेडी तो प्रोड्यूसर नोटिफाई कर देगा एंड कंज्यूमर गॉट द डेटा। पहले कंज्यूमर का मैसेज जाएगा कि वो डेटा का वेट कर रहा है, प्रोड्यूसर प्रिपेयर करेगा डेटा एंड नोटिफाई करेगा कि डेटा रेडी है, देन कंज्यूमर जो उसको डेटा मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आप एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने देखा क्या क्या, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपका प्रोड्यूसर जो होता है वो क्या करता है, वो पहले आपकी इनिशियली जो आपकी रेडी की वैल्यू फॉल्स रहती है, तो प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस कर देता है तो वैल्यू को ट्रू कर देता है, नोटिफाई कर देता है कंज्यूमर को कि जो वैल्यू है वो रेडी है। कंज्यूमर क्या करता है, टिल देन वेट कर रहा होता है, आफ्टर गेटिंग द वैल्यू वो क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है। दैट्स हाउ वी वर्क। एंड देन उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, यूजिंग द ऑब्जेक्ट हमने कंज्यूमर प्रोड्यूस मेथड को कॉल करा, बीच में हमने स्लीप लगाया फॉर द पॉज कि दोनों के बीच एक सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रहे, इसलिए, ठीक है। और एक के बाद एक काम चलता रहे और एक बार में दोनों के दोनों एक ही बार में दोनों के दोनों बफर को एक्सेस ना करने लग जाए। तो ये सब चीज़ें अब आप समझ चुके हो। तो अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग नहीं बोलूँगा, अभी एक छोटा सा टॉपिक और रह रहा है, बाइट स्ट्रीम्स एंड वगैरह का। तो बाइट स्ट्रीम्स क्या होती है, दे आर यूज टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑफ 8 बाइट्स। तो 8 बाइट्स क्यों, मतलब 8 बाइट्स, 8 बिट बाइट्स मतलब एक बिट। तो मतलब क्या होता है कि जो प्रोग्राम है वो एक बिट को रीड कर रहा होता है एट अ टाइम, या एक बिट को राइट कर रहा होता है, मतलब एट अ टाइम एक ही बिट रीड या राइट हो रही होती है, ठीक है। आगे इसलिए 8 बिट बाइट्स लिखा हमने। 8 बिट बाइट्स की रेंज कितनी होती है, 0 to 255। इसमें मेन क्लास होती है आपकी इनपुट स्ट्रीम जो कि रीड कर रही होगी बाइट डेटा को, एंड आउटपुट स्ट्रीम जो कि राइट कर रही होगी बाइट डेटा को।
इंपॉर्टेंट सब क्लासेस हो सकते हैं आपकी फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ये क्या करेगी, रीड करेगी, एंड आउटपुट वाली राइट करेगी। बफर्ड इनपुट क्या करेगी, फास्टर जो है बाइट को रीड करेगी विद बफर, क्योंकि उसके पास बफर स्टॉक है। एंड बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगी, फास्टर राइट करेगी। तो अगर आपको नॉर्मली रीड करना है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, आई रिपीट, नॉर्मली रीड करना है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, अगर आपको राइट करना है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, अगर आपको फास्टली रीड करवाना है तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, फास्टली राइट करवाना है बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। और अगर आपको एरेज पर काम करना है तो बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम एंड बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। जैसे यहाँ पर अगर आपको फाइल रीड का एग्जांपल दे रखा है कि ये आपका हो गया मेन क्लास एंड दिस इज मेन मेथड, एंड यहाँ पे लिखा है फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा आपने FIS, और कौन सी फाइल रीड हो रही है, डेटा डॉट TXT। तो एक आई वेरिएबल आपने इनिशियलाइज करा, तो जब तक आई की वैल्यू फेस डॉट रीड, मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, जब तक वो पर्टिकुलरली रीड ना हो जाए तब तक कंडीशन चलती रहेगी, तब तक जो है आपका जो आपका कंडीशन है वो हिट होती रहेगी। और ये कब तक चलेगी, जब तक आपकी वैल्यू -1 ना हो जाए। -1 मतलब खत्म, आप कुछ रीड करने के लिए बचाएंगे, -1 मतलब कि कुछ बचा ही नहीं रीड करने के लिए, तो तब तक रीड करें जब तक कंडीशन -1 को हिट नहीं कर जाती। ठीक है, तब तक ये चलेगा, और तब तक आपका जो भी आपका जो बाइट है वो कैरेक्टर में कन्वर्ट होता जाएगा। एंड आप जब किसी फाइल को रीड कर रहे हो तो उसके बाद आप उस फाइल को क्लोज भी करो। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसके बाद कैरेक्टर स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ये 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए यूज होती हैं। एंड यूनिकोड क्या होता है, जैसे आपका आपने पढ़ा होगा आपके एसकाई वैल्यूज होते हैं, बट वो सिर्फ आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स के लिए होते हैं, वैसे ही आपके यूनिकोड्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके यूनिकोड्स होते हैं जो कि 16 बिट कैरेक्टर्स के होते हैं। एंड ये स्टैंडर्ड सिस्टम होता है सारे कैरेक्टर्स के लिए। जैसे कैपिटल ए अगर आप इंग्लिश वाला लो तो इसका यूनिकोड वैल्यू 65 है, अगर आप हिंदी का आ लो तो 2309 है उसका यूनिकोड वैल्यू। एंड देयर इज दिस चाइनीज लेटर, इसका यूनिकोड 20320। तो यूनिकोड एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, इट इज नॉट स्टिक अप टू द ओनली इंग्लिश लेटर्स, नहीं। समझ में आ गई। अब यहाँ पर मेन क्लास कौन सी है आपकी, रीडर राइटर, रीडर यानी कि रीडिंग के लिए, एंड राइटर यानी कि राइटिंग के लिए। वही सेम चीज है, देखो सेम आपकी फाइल रीडर राइटर, सेम सेम एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, बिल्कुल एवरीथिंग इज लिटरली सेम। अब यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल लिख रखा है, बट यहाँ पर हमने लिखा है फाइल रीडर, और ये भी यहाँ पर रीड कर रहा है फाइल को। तो बिल्कुल सेम, देख रहे हो, एक भी डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट सेम जो आपको करना है। तो यहाँ पर इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत है नहीं। चीज क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपकी की डिफरेंसेस बिटवीन द बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम। ये है इंपॉर्टेंट कि बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है। तो बाइट स्ट्रीम बाइनरी डेटा को रीड करने के लिए, कैरेक्टर स्ट्रीम कैरेक्टर डेटा को या यूनिकोड। यहाँ पर ईच टाइम जो है 8 बिट बाइट्स यानी कि 1 बिट डेटा ट्रांस रीड या राइट होता है, यहाँ पर 16 बिट यूनिकोड होता है। ये टेक्स्ट फाइल्स जैसे कि इमेजेस PDF के लिए होता है, ये टेक्स्ट और CSV फाइल्स के लिए होता है। ये एनकोडिंग को सपोर्ट नहीं करता, ये करता है लाइक UTF-8। ये स्लोअर होता है रीडिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो स्लोअर होता है एंड ये फास्टर होता है फॉर रीडिंग टेक्स्ट कंटेंट। इसकी बेस क्लासेस होती हैं आपकी इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। इसकी क्या होती है, रीडर और राइटर। इसकी क्या होती है, रीडर और राइटर। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। आपने जो वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है आपका बाइट स्ट्रीम। तो बाइट स्ट्रीम में हमारे पास कौन था, बाइट स्ट्रीम में हमारे पास था फाइल इनपुट स्ट्रीम। जबकि आपके पास जब कैरेक्टर स्ट्रीम की बात करते हो तो आपके पास होता है फाइल रीडर। दिस इज द मेन डिफरेंस, बाकी सब कुछ कोड आपको सेम लगेगा। ठीक है, जहाँ पर आपकी जो बेस क्लासेस होती हैं बाइट स्ट्रीम में, वो होती हैं आपकी इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, यहाँ पर रीडर और राइटर। ठीक है, यहाँ पर मैनुअल कन्वर्जन करना पड़ता है कैरेक्टर में, यहाँ पर डायरेक्टली जो है रीड होता है, राइट होता है, कैरेक्टर्स जो होते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल क्लास दे रखी है, फाइल इनपुट स्ट्रीम। देखो जितनी भी इनपुट स्ट्रीम लगा दो आगे तो आपका बन जाएगा बाइट स्ट्रीम का, और अगर आप रीडर लगा देते हो, फाइल रीडर, बफर रीडर, तो आपका कैरेक्टर स्ट्रीम का बन जाता है। इतना सा है खाली, आपको ये टेबल ढंग से दिमाग में बिठा लेनी है। दोनों के कोड में आपको कोई भी एक कोड याद कर लो, दूसरे में बस रीडर लगाना है और कुछ नहीं है, नथिंग। लास्ट फाइल हैंडलिंग पे बात कर लेते हैं। तो फाइल हैंडलिंग किस लिए यूज होती है, स्टोर करने के लिए, डेटा को, फाइल्स को रिट्रीव करने के लिए, मतलब डेटा फाइल से रिट्रीव करने के लिए। एंड ये java.io पैकेज की मदद से होता है। स्टेप्स क्या होते हैं, रीड या राइट करने के लिए, पहले ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो या स्ट्रीम को, उसको ओपन करो, क्या करो, ओपन करो। ओपन करने के बाद अगर आपको रीड करना है तो रीडर से रीड करो, राइट करना है तो राइटर से राइट करो। ठीक है, या फाइल इनपुट स्ट्रीम से रीड करो या फाइल आउटपुट स्ट्रीम से रीड करो इन बाइट स्ट्रीम। और अगर आप बात करते हो कैरेक्टर स्ट्रीम की, तो फाइल रीडर से आप रीड करो या फाइल राइटर से आप राइट करो। मैंने सारे केसेस कवर कर दिए, देखो कितना ईजी बन गया है ना सब कुछ। और फिर लास्ट में जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हो फॉर एनी वर्क, तो आप उसको क्लोज भी करोगे टू रिलीज द मेमोरी विच वाज एलोकेटेड ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द फाइल। अब आप फाइल को रीड करते हो, लाइक यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कैरेक्टर स्ट्रिंग में, अभी हमने एग्जांपल देखा ना, वही है बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर हमने किसका एग्जांपल ले लिया, हमने फाइल रीडर का, और फाइल रीडर किसका है, कैरेक्टर स्ट्रिंग का। तो ये वही कोड है जो हमने ऊपर अभी देखा, वही तब तक रीड होगा जब तक कि आपकी वैल्यू -1 यानी कि कुछ भी नहीं बचता तब तक वो रीड होगा। डेटा डॉट टी फाइल का तब तक जो है डेटा रीड होगा जब तक कि आपकी वैल्यू -1 नहीं हो जाती, यानी कि कुछ भी नहीं बचता तब तक आप उसको कन्वर्ट करते जाओगे। तो ये क्या करेगा, आपकी टेक्स्ट फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा,
ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा और आपका जो fr डॉट रीड है वो वन कैरेक्टर को रीड करेगा एट अ टाइम एज इंटीजर, एट अ टाइम एज इंटीजर। और केयर ऑफ आई, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या कर रही है, ये कन्वर्ट कर रही है कैरेक्टर में, क्या कर रही है, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रही है। और -1 का मतलब एंड ऑफ द फाइल, मतलब आपके फाइल में कोई कंटेंट बचा ही नहीं। तो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताई थी। तो जैसे रीड का है वैसे ही राइट का है, क्लास का नाम राइट फाइल लिख दो, फाइल रीडर की जगह फाइल राइटर लिख दो, ऑब्जेक्ट आपने फाइल fr की जगह fw बना दो। और क्या करो, वहां पर रीड करते समय आप क्या करते हो, आप डेटा देते हो, उसको रीड कर रहे हो, बट राइट करते समय आप मेंशन भी करोगे कि यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट fw डॉट राइट मेथड। और राइट के अंदर आप लिखोगे कि आप राइट क्या कर रहे हो, इस फाइल के अंदर क्या राइट कर रहे हो, तो हेलो दिस इज अ टेस्ट फाइल आपने राइट करा। तो आपने इस वाले मेथड से क्या करा, सबसे पहले अपनी फाइल जो है उसको ओपन करा फॉर द डेटा डॉट टी फॉर राइटिंग समथिंग, आपने एफर डॉट राइट मेथड से लिखा और फिर उस फाइल को क्लोज कर दिया एंड फाइनली एक स्टेटमेंट दे दी कि आपका जो फाइल है उसमें सक्सेसफुली आपने जो भी राइट करना था उसको राइट कर दिया। दैट्स हाउ इट वर्क। एंड अगर आपको बफर, अच्छा बफर रीडर की बस ये खासियत है कि इट इज फास्टर, इट इज फास्टर, बाकी आपको सब कुछ सेम मिलेगा। बस यहाँ पर जो क्लास बनेगी वो भी बफर रीडर की होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी बफर रीडर का होगा, इस चीज़ का आप ख्याल रखना। ठीक है, तो दिस इज द बफर रीडर। तो बफर रीडर जो होता है वो फास्ट रीडिंग के लिए होता है, मैंने बताया। एंड यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर आपका रीड लाइन यूज हुआ है, तो रीड लाइन आपका लाइन बाय लाइन जो है, जो रीड लाइन है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो ये लाइन बाय लाइन आपके डेटा को रीड करता है। तो अब एक आप ही सोचो, अगर पहले ए रीड हो रहा है फिर बी रीड हो रहा है, इसमें टाइम लगेगा ना, इंस्टेड अगर आपका ए भी एक साथ रीड हो जाए, समझ गए, दैट्स वाई बफर्ड वाला फास्टर होता है, क्योंकि वो पूरे लाइन बाय लाइन रीड करता है, जबकि आपके जो हमारे नॉर्मल वाले इनपुट स्ट्रीम वगैरह वो आपके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते हैं। तो दैट इज द वेरी मच डिफरेंस। तो हमारा इसी के साथ अब बफर्ड रीडर, जैसे यहाँ पर राइटर में कुछ नहीं करना, वही सेम काम, जैसे बफर्ड रीडर क्लास है, यहाँ पर बफर्ड राइटर क्लास है, यहाँ का ऑब्जेक्ट BW है, वहाँ का BR था, इसकी मदद से आप राइट करोगे, फिर आप न्यू लाइन लिखोगे, न्यू लाइन फॉर द नेक्स्ट लाइन, क्योंकि लाइन बाय लाइन लिखते हैं ना यहाँ पर, वहाँ पर पहले जब हम कर रहे थे इनपुट स्ट्रीम वगैरह में, वहाँ पे हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर रहे थे, बट यहाँ पे लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, तो फॉर एवरी आफ्टर एवरी लाइन आपको एक न्यू लाइन देनी पड़ेगी फॉर द नेक्स्ट लाइन। अब आप सेकंड लाइन लिखोगे, तो ऐसे आप करके आप जितनी लाइंस लिखना चाहते हो अपनी डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल में आप लिख सकते हो एंड देन फाइनली आप क्लोज कर दो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन राइटिंग कंप्लीट। अब यहाँ पर आपका 7 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है देख लो। अब देखो क्वेश्चन आपको साथ साथ बनवाते जा रहा हूँ। एक तो की डिफरेंस बिटवीन बाइट स्ट्रीम कैरेक्टर स्ट्रीम। स्ट्रीम्स बाइट स्ट्रीम कैरेक्टर स्ट्रीम होती क्या है, डिफाइन देम विद एग्जांपल 2 नंबर, डिफरेंस 7 नंबर, बफर्ड इनपुट रीडर बफर्ड इनपुट राइटर के बीच डिफरेंस विद कोड 7 मार्क्स, और नॉर्मल और बफर्ड के बीच में एडवांटेज क्या है, तो इट इज फास्टर फॉर 2 मार्क्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इस पूरे टॉपिक से बन सकते हैं। तो मैंने आपको सक्सेसफुली यूनिट 2 भी कंप्लीट करा दिए, और यूनिट 2 में भी हमने जो है जितना मैंने, देखो मैंने बहुत ही कम टाइम में कराने की कोशिश करी है, इससे मिनिमम वीडियो मैं नहीं बना सकता था, इतनी तो लेंथ अब रखनी पड़ेगी है ना, क्योंकि आपका बहुत बड़ा सिलेबस है। बट मैंने कोशिश की है कि आपकी हर एक टॉपिक इतने अच्छे तरीके से कराऊं कि आपके दिमाग में सेटल हो जाए। ठीक है, जहाँ मुझे ज़रूरत थी मेन बताने की मैंने वहाँ ढंग से भी बताया। कोड मैंने कोई छोड़ा नहीं है, आपने देखा होगा कोड तो मैंने सारे आपको कराए। अब ये रीड लाइन राइट लाइन एकदम सेम सेम कोड पूरे पूरे तो कराने का कोई फायदा नहीं है ना, इनके नाम में खाली फर्क है। तो ये मैंने आपको बता दिया डिफरेंस कहाँ पर आएगा, वो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला पार्ट जो उसमें सेम था, यहाँ पर आपको ये चीज़ एडिट कर देनी है। ठीक है, तो हमने एक एक टॉपिक कवर कर दिया है, 3 सेगमेंट्स थे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग और आपका स्ट्रीम, तीनों कवर करा है। स्ट्रीम वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन आएगा, मल्टी थ्रेडिंग से भी आएगा और एक्सेप्शन हैंडलिंग से भी आएगा। मैंने आपको सारे 7 नंबर 2 नंबर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहीं पर बता दिए। स्टिल मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी लेकर आऊँगा कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन वन शॉट, तो उसकी कोई फिक्र है नहीं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक करना एंड कमेंट्स में अपना प्यार शो करना। ठीक है, और आपको जो जो कंटेंट आगे चाहिए आप मुझसे डिमांड कर सकते हो इन दी कमेंट्स। नोट्स चाहिए तो आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, अभी तक करा क्यों नहीं है पहले तो ये बताओ यार। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और मिलते हैं अगले वन शॉट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।